क्लास तो ऐसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आई वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर क्लास. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रिलैक्स्ड क्लास फॉर मी बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग न्यू. We are only going to revise whatever we have studied so far in this week. So I will urge you both to make use of this opportunity and जितना भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं, यूज इट टू योर मैक्सिमम बेनिफिट दिस पर्टिकुलर क्लास. चाहे वो आपका स्टेट्स का सफ़र हो जो कि हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिक्स के तय करेंगे, और चाहे वो आपका इंग्लिश का सफ़र हो जिसमें हम पूरा जो है नाउन को जितना भी टाइप था और उस पर जो क्वेश्चंस वगैरह है उसको डिस्कस करेंगे, राइट. और उसके बाद चाहे आपका वो रूल्स वगैरह हो या सिनोनिम्स एंटोनिम्स जितना भी है ना, 30 के आसपास या 50-60 के आसपास जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स अभी तक किया है सबको रिलेट करने का, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड देन योर रूल्स. आई थिंक 6 रूल के आसपास हो चुका है, तो उसको करेंगे. और उसके बाद जो है फिजिक्स में एक चैप्टर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, दैट इज आपका मोशन. तो मोशन से जुड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे. और जो आपका फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलरेडी हो गया था कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो उसको रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल वगैरह है ना, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस इसी वाले पर्टिकुलर क्लास में. और लास्ट में मैं आपको एनडीए का है ना पीवाईक्यू दिखा दूंगा, जीएटी का हाँ है ना, कि उसमें किस तरह से आता है. ओके देखो जैसे ये वाला पीआईक्यू आ रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स करके आ रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका इसी तरह से एज द साउथ वेस्ट मानसून. अब मानसून जो यहाँ पे है एज द साउथ वेस्ट मानसून क्या होगा देखो यहाँ पे. अब बताओ ये कौन सा टाइप है, बताओ ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है कि फिक्स प्रपोजिशन का, किसका क्वेश्चन है. अच्छा ये देखो मानसून, ये सब क्या है, ड्राइड, ऑक्यूपाइड, फ्लरिश्ड, लेस्ड, ये सब क्या है, ये सब. सो ये फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है. हाँ तो ये सब आपका जो है, ये सब आपका वर्ब है कि नहीं, ये जो ऑप्शन में है. यस सर. और यहाँ वर्ब फिल होगा और उसके बाद ये देखो थ्रू प्रीपोजिशन है आपका, राइट. थ्रू आपका प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि आपका जो जुलाई है, जुलाई आपका नाउन है कि नहीं, जुलाई नाउन है. यस सर. और नाउन से पहले क्या आता है, प्रपोजिशन. और ये बीच में मोस्ट ऑफ आ गया मतलब एडजेक्टिव होगा वो, यस सर. राइट. तो ये मोस्ट ऑफ जुलाई मतलब ये भी तो मोस्ट ऑफ जुलाई भी तो जुलाई के ज़्यादातर हिस्सों का नाम ही हुआ, राइट. तो ये उस तरह से है, उस तरह से देखना है आपको. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा लैस्ड थ्रू, लाइक लैश थ्रू मतलब हिट किया उसको है ना, फ्लैश फ्लड्स, और वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ गया. ये आपका लैस्ट थ्रू इस तरह से करेंगे, ओके. जैसे वहाँ पे आपका जो वर्ब होता है, अब यहाँ पे लैस्ड, लैस्ड थ्रू, अब लैस्ड ऑन, लैस्ड अपॉन, अगर वैसा पॉसिबिलिटी है, देखो क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखो. आपका एक डिफरेंस था ना, एक डिफरेंस था आपका किस में, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में और फ्रेजल वर्ब में. तो फ्रेजल वर्ब में आपका क्या था सर एंड मैम, सिर्फ ओनली आज मैम है तो ठीक है. तो फ्रेजल वर्ब में आपका क्या था, तो फ्रेजल वर्ब में आपका यही था कि अगर आपका वर्ब लगे और प्रीपोजिशन बदले, राइट, प्रीपोजिशन आपका बदले तो मीनिंग बदल जाता है. जैसे लुक, लुक आपका एक वर्ब है, लेकिन लुक के साथ अगर हम अप लगा दें तो मतलब कुछ और होता है. लुक डाउन का मतलब कुछ और होता है, लुक डाउन अपॉन का मतलब कुछ और होता है, लुक आफ्टर का मतलब कुछ और होता है. यानी कि वर्ब तो फिक्स है, वर्ब तो फिक्स है, लेकिन प्रीपोजिशन लगा देने से मतलब वर्ब का चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, ओके. और इसमें सेपरेबिलिटी भी लग सकता है ना. इसमें सेपरेट जैसे लुक अपॉन लिखा है, लुक अपॉन, तो लुक डाउन उसके बीच में और भी कुछ कुछ आ सकता है, राइट. यानी कि आपका जो वर्ब है और जो प्रीपोजिशन है उसके बीच में और भी चीज़ें आ सकता है. सेपरेबिलिटी का लॉ था, जेमिनी एआई का यूज़ करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. उससे पूछिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजल वर्ब एंड फिक्स प्रीपोजिशन. तो हम सबसे पहले आज वहीं से स्टार्ट करते हैं. लेट मी गो एंड लेट मी सर्च ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, न्यू टैब. व्हाट इज़ द डिफरेंस, में तो बोल भी सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ. ओके okay, what is the difference between fixed prepositions and phrasal verbs. Very good. So fixed prepositions and phrasal verbs both involve verbs paired with another word, okay, but they function differently in a sentence. Here is a breakdown of the key difference. Fixed preposition, function, so the relationship between a verb and its object or another element in the sentence. The preposition retains its usual meaning, example in, on, at, to, from, okay. Fixed next to the verb, position fixed next to the verb, the object always follows the preposition, और ये preposition के बाद आपका object आएगा. I believe in ghost, we arrived at the station, okay. तो ये fixed preposition देखो, ये सब है fixed preposition, यही है.
इन है हो गया आपका, ऑन हो गया आपका, एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, ये आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है कि ये आपका इस वाले वर्ब के बाद तो यही वाला प्रीपोजिशन आएगा। आई रिपीट कि ये वाले वर्ब के बाद तो ये वाला ही प्रीपोजिशन आएगा। या फिर ये आप ये भी रिपीट कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए आप नोट्स में, ये भी एक बात लिख लीजिए कि ये वाले वर्ड के बाद तो, ये वाले वर्ड के बाद तो यही वाला वर्ड आएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं कि वर्ड जो फिक्स रहता है, वर्ड पेयर्स, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड वर्ड पेयर्स, फिक्स्ड वर्ड पेयर्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फिर रिलेट करता है आपका किससे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन से। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आपको वो वाला रूल फॉलो ना हो। फिक्स्ड प्रीपोजिशन मतलब हमेशा आपको ये ना दिखे कि वर्ब आ रहा है फिर प्रीपोजिशन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट आ रहा है और फिर थ्रू आ रहा है ना। कभी कभी ऐसा ही हो सकता है कि वर्ड फिक्स्ड पेयर इस तरह का हो, यानी कि बट प्रीपोजिशन फिक्स्ड रहेगा कि यही वाला प्रीपोजिशन यहाँ यूज हो सकता है। तो याद रखना कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन को दोनों सेंस में हम यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन को हम दोनों सेंस में यूज करते हैं। एक सेंस आपको क्या बताया, नंबर वन सेंस क्या बताया, नंबर वन सेंस हमने यही डिस्कस किया कि एक तो आपका होना चाहिए वर्ब और उसके बाद आना चाहिए एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ओके, हमेशा यही वाला प्रीपोजिशन आएगा। ओके, और उसका एक पर्टिकुलर मतलब होगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वर्ब हो, वर्ब ना भी हो, है ना। समटाइम्स इट कैन हैपन दैट वर्ब इज नॉट प्रेजेंट, वर्ब इज मिसिंग, राइट। एंड इन जनरल कोई बात हर सेंटेंस में ये नहीं होता ना कि कोई क्रिया हो, राइट। हर सेंटेंस में ज़रूरी ना है कि कोई क्रिया हो ही, ठीक है। सो वर्ब मिसिंग हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है, जैसे मान लो कि मैं अगर बोलूँ, है ना, मैं अगर बोलूँ कि प्लेइंग इज़ माई हॉबी, अगर मैं बोलूँ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो प्लेइंग है ये क्या है ये जो प्लेइंग है ये क्रिकेट खेलने के नाम को प्लेइंग कहा जा रहा है, राइट। प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी, ओके। या फिर हम इसको प्लेइंग क्रिकेट हटा देते हैं तो सिर्फ प्लेइंग लिखते हैं, प्लेइंग माई हॉबी, मतलब वो जो आप खेलते हैं उसके नाम को प्लेइंग कहा जा रहा है। यानी कि नाउन, ये जो है प्लेइंग जो है वर्ब था, लेकिन अभी जो एक्ट कर रहा है किसके तरह एक्ट कर रहा है, नाउन के तरह। और जब वर्ब नाउन के तरह एक्ट करने लगे आईएनजी फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरन बोलते हैं। जीरंड बोलते हैं। यहाँ पे नाउन है आपका, तो इसको हम याद रखेंगे, प्लेइंग इज माई हॉबी। समझ गए बात को। तो वही बात बता रहे, तो मतलब देखो कभी कभी वर्ब मिसिंग हो रहा था, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। कभी कभी वर्ब मिसिंग होगा लेकिन प्रीपोजिशन फिक्स्ड होगा। तो प्रीपोजिशन फिक्स्ड होगा कि किसी इस नाउन के पहले यही प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन किसके पहले आता है, प्रीपोजिशन कम्स बिफोर, इट कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसके बारे में हम जानेंगे। और आपको क्या बता रहा था कि आज के क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे इन जनरल कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे समझते हैं, राइट। कल थोड़ा इशू हुआ था इसलिए उसको आज जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे ओके। तो बस यही याद रखना, इन है, ऑन है, एट है, टू है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑन टेबल, ऑन क्या बोलेंगे, टेबल, है ना। इन द हाउस, इन द हाउस, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, एट जबलपुर, एट जबलपुर, इस तरह से, एट द स्टेशन। तो ये देखो क्या हो रहा है, ऑन टेबल, तो टेबल क्या है यहाँ पर बताइए, टेबल क्या है, टेबल क्या है, हाँ नाउन है सर। हाँ, नाउन है, नाउन है, वेरी गुड, नाउन है टेबल। तो नाउन के पहले जो आ रहा है वो आपका प्रीपोजिशन है फिक्स नेक्स्ट टू द वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉलोज द प्रीपोजिशन, ओके। तो ये भी याद रखेंगे। आई बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, इन घोस्ट्स। तो यहाँ अगर इतना मैं आपको पूछूं तो बिलीव क्या है, बिलीव, वर्ब है। आई क्या है, आई, आई प्रोनाउन। आई प्रोनाउन है, ठीक है। आई सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। इन क्या है, प्रेपोजिशन। और घोस्ट क्या है, घोस्ट है आपका नाउन, ठीक है। इस तरह से वी अराइव्ड एट द स्टेशन, यहाँ पे वी है आपका प्रोनाउन, अराइव्ड मतलब आपका वर्ब हो गया, और एट आपका प्रीपोजिशन है जो कि ऑब्वियसली एक नाउन के पहले आएगा, और नाउन के पहले आर्टिकल भी लगता है, आर्टिकल हम पढ़ेंगे। सो दिस इज अबाउट द फिक्स प्रीपोजिशंस। नाउ फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स एक्ट एज ए सिंगल वर्ब विद न्यू मीनिंग, ओके। तो यहाँ पर नया मीनिंग आपका यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जैसे लुक, लुक अप, ओके। तो लुक अप, लुक डाउन, इस सब का मतलब अलग हो जाता है, ओके। सी पिक्ड अप द फोन, सेपरेबल, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सी पिक्ड अप द फोन, और यहाँ पे क्या है, सेपरेबल, ही लुक्ड अप द मीनिंग, ओके। तो सी पिक्ड अप द फोन एंड सी लुक्ड अप द मीनिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पिक्ड अप है ये आपका है सेपरेबल है, और यहाँ पे जो लुक्ड अप है ये लुक्ड अप, ये इनसेपरेबल है। मतलब यहाँ पर वो सेंस कहा जा रहा है कि इनसेपरेबल अगर कुछ हो रहा है, इनसेपरेबल अगर कुछ हो रहा है तो उसका मतलब है आपको कि वो फिक्स्ड है, उसके बीच में और कुछ नहीं आ सकता है। और पिक्ड अप सेपरेबल है, मतलब जो है यहाँ पे
और भी कुछ इसका मतलब बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ समराइज किया गया है कि आपका जो फिक्स प्रीपोजिशन है फिक्स नेक्स्ट टू वर्ब, यानी कि वर्ब आया फिक्स प्रीपोजिशन में एकदम श्योर है, वर्ब आएगा और उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा फिक्स प्रीपोजिशन में, राइट। हमेशा ऐसा ही होगा, जैसे कि वी अराइव्ड एट या बिलीव इन, इस तरह से। लेकिन आपका फ्रेजल वर्ब में हमेशा ऐसा है कि सेपरेबल और इनसेपरेबल दोनों हो सकता है, ठीक है। या तो सेपरेबल में भी हो सकता है, इनसेपरेबल में भी हो सकता है, राइट। तो इसमें और डिटेल में जा सकते हैं। गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, यार बोल लेते हैं। गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स विच आर सेपरेबल एज वेल एज इनसेपरेबल। Okay, these phrasal verbs can be separated by the object. Okay, call off. You can call off the meeting or call the meeting off. So यही देखो, यही बताने का कोशिश कर रहा था। जैसे call off, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि call off the meeting, ओके, या फिर call the meeting off। तो इसमें देखो call आपका क्या है, call आपका है verb, और OFF off क्या है आपका, बोलो। preposition. हाँ, तो अब देखो इस दोनों के बीच में, अभी कॉल ऑफ के बीच में और कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अब इस सेंटेंस को पढ़ो, इस फ्रेज को पढ़ो। इसमें कॉल और ऑफ के बीच में देखो क्या आ गया, द मीटिंग, है ना। तो मतलब या तो आपका ये भी हो सकता है, मतलब आप साथ ही साथ लिख दो, जैसे फिक्स प्रीपोजिशन में साथ साथ लिखते हैं वर्ब और प्रीपोजिशन को, या तो अलग अलग हटा के लिख दो, बीच में कुछ और ला दो, दोनों का मतलब वही होगा, कॉल ऑफ या कॉल द मीटिंग ऑफ। ओके, नाउ टेक आउट, आई कैन टेक आउट द ट्रैश, आई कैन टेक आउट द ट्रैश, और आई कैन टेक द ट्रैश आउट। ओके, आई कैन टेक द ट्रैश आउट, दोनों का मतलब रिमूव होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो इस तरह से लुक अप सेपरेबल विथ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स ओनली। ओके, लुक अप एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, सेपरेबल विथ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स ओनली। ओके, तो ऐसा ऑब्जेक्ट अगर जो है, देखो लुक अप भी जो है कभी भी वो नहीं होता है, इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन का रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि इन्फॉर्मेशन, किसी ऑब्जेक्ट से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, जैसे डिक्शनरी, लाइक जैसे 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 क्या, जेमिनी एआई, जेमिनी एआई, ये भी क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन लुक अप जेमिनी एआई। और क्या बोल सकता हूँ बताओ इसको चेंज करके। एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई कैन लुक अप दी जेमिनी एआई, राइट। और मैं बोल सकता हूँ आई कैन लुक दी जेमिनी एआई अप। ओके, ऐसे बोल सकता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई कैन लुक अप द डेफिनेशन इन द डिक्शनरी, एक तो ऐसे बोल सकते हैं, डिक्शनरी पे समझो, चलो इधर देखिए, डिक्शनरी पे समझिए। आई कैन लुक अप द डेफिनेशन इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखो लुक अप क्या आया, साथ में आया लुक अप द डेफिनेशन इन द डिक्शनरी। और डिक्शनरी कैसा चीज़ है, डिक्शनरी ऐसा आइटम है जिससे हमको क्या मिलता है, जिससे हमको क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अब हम लुक और अप को सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे आई कैन लुक द डेफिनेशन अप, आई कैन लुक द डेफिनेशन अप इन द डिक्शनरी। ओके, आई कैन लुक द डेफिनेशन अप इन द डिक्शनरी, ऐसा, ठीक है। आई कैन लुक अप द इंफॉर्मेशन ऑन जेमिनी एआई, क्या बोल सकते हैं, आई कैन लुक अप द इंफॉर्मेशन ऑन जेमिनी एआई। या फिर और क्या बोल सकते हैं, आई कैन लुक द इंफॉर्मेशन अप ऑन जेमिनी एआई। समझ में बात आ रहा है? Yes, sir. So that is very important about lookup. Now inseparable phrasal verbs, then this is very important, there are inseparable phrasal verbs। तो अपने कॉपी में लिखिए inseparable phrasal verbs, इसका आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, आपको लिस्ट inseparable phrasal verbs का। ओके, तो इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स का कौन कौन सा है, जो एक्सेप्शन आएगा वही आपको पूछा जाएगा, राइट। अभी तो जितना देखो, जितना सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, आपका क्विज स्टार्ट हो गया है ग्रुप में, आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो अब आपको डेली क्विज मिल जाया करेगा वहाँ पे। तो उसमें डेली, आपने देखा क्विज के बारे में, देखा कि नहीं देखा बताओ, यहाँ पे देखा है क्विज के, क्विज जो पोस्ट किया था। सर आपने जो लिंक दी है बैच की वो खुल नहीं रहा है, उसमें लिख के आ रहा है यूजर नेम नॉट फाउंड। किसका, ध्रुव डिस्कशन वाला? यस सर। अरे ये इस मेन चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं हो? हाँ इसमें है, इसमें है। हाँ, ये 82 सब्सक्राइबर टेलीग्राम चैनल पे हो ना? यस सर। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें कल पोस्ट किया था, सो ये देखो कहाँ गया, ये देखो, ये आपका पूरा क्विज है। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन डेली मिलेगा क्विज का, जिसके थ्रू हम रिवाइज करेंगे। और 10 कहने को ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन के थ्रू इसमें आपको 500 इन्फॉर्मेशन, सॉरी हर क्वेश्चन में 5 इन्फॉर्मेशन है। जैसे विच इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया, बताओ।
सर क्राइस्ट। क्राइस्ट चर्च है ना। और सेंट जॉर्ज चर्च आपको याद आएगा, ये है आपका फर्स्ट ओल्डेस्ट, ये कहाँ पे है, मेरठ में। तो यहाँ पे मेरठ में। हाँ, ये बल्ब पे आप क्लिक करेंगे, बल्ब पे, तो यहाँ पे देखो, क्राइस्ट चर्च इज द सेकंड लार्जेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर सेंट जॉर्ज चर्च इन मेरठ। इट इज़ इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्राइस्ट चर्च का लोकेशन भी है, तो इसको आप मेंटेन करिए। इसमें क्या है, आपका जो भी क्लास में पढ़ाई हो रहा है उसी को यहाँ पर जो है वापस से रिपीट किया जा रहा है ना। वेयर इज वेस्टर्न ट्रैगोपैन ब्रीडिंग सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। तो आपसे घुमा के पूछा वेयर इज वेस्टर्न ट्रैगोपैन ब्रीडिंग सेंटर। तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन का ब्रीडिंग जो है आपका होता है सराहन में, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सराहन जगह है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ है। फिर आप उसको नोट्स में लिख लीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये देखो, उसके बाद विच इज़ द हाईएस्ट स्टैचू इन हिमाचल प्रदेश, बताओ विच इज़ द हाईएस्ट स्टैचू। तो जाखू टेम्पल वगैरह, वो हनुमान जी का जो था। हाँ, जाखू हिल्स, जाखू हिल्स पर जाखू हनुमान जी, जाखू हनुमान, श्री हनुमान जाखू। और ये कितना, कितने फीट का था, 100, 8। 108 फीट का ये आपका था। और मीटर में कितना, 33 था। 33। ओके, तो ये श्री हनुमान जाको, ये आपको सब लिखा हुआ है इसमें। ओल्डेस्ट फेयर इन हिमाचल प्रदेश, ये आपको नहीं पता होगा। ओल्डेस्ट फेयर इन हिमाचल प्रदेश, सबसे पुराना मेला, सबसे पुराना मेला क्या है, तो यहाँ पे देखो, ये है लबी फेयर। ओके, तो एक तो जो हम बैच में करते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है ओल्डेस्ट फेयर क्या है हिमाचल प्रदेश में, तो वो लबी फेयर है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लबी फेयर ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल लबी फेयर इज अ हिस्टोरिक ट्रेड फेयर हेल्ड एनुअली इन रामपुर बुशहार हिमाचल प्रदेश, इज बिलीव टू ओवर 300 ईयर्स ओल्ड। ओके, और यहीं पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऑप्शन भी बहुत कुछ कहता है। कुल्लू दशहरा से कुछ याद आता है, कुल्लू दशहरा एक फेस्टिवल है आपका यहीं पर ही हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति निवास कहाँ लोकेटेड है, सर शिमला में। और इसको और क्या बोलते हैं हम। सर 20 से कुछ बोलते थे। यहाँ देखो, इसलिए तो रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है भाई। वाइस रेगल लॉज क्या है, वाइस रेगल लॉज, इसको हम बोलते हैं वाइस रेगल लॉज। इट सर्व्ड एज द समर रेसिडेंस ऑफ द ब्रिटिश वाइसराय ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो गर्मी के दिन में जो ब्रिटिश वाइसराय थे, राइट, लॉर्ड डफरिन थे शायद, और डफरिन साहब जो है यहाँ आते थे। ओके, आपको विकिपीडिया पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इस सब के बारे में। ओके, सो दिस इज इट। तो इसके बारे में आपको पता हो। जो तो बोलेंगे, जैसे आप देखो, अब 5 आपका क्वेश्चन आपको किससे मिल गया, ये आपको मैप से मिल गया, और 5 क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स से मिलेगा जो आपका चल रहा होगा करेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, तो इस सब में से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, तो स्केलर क्वांटिटी आपका स्पीड है, राइट। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, बताओ एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो होता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। क्यों, देखो, हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर बाई टी, है ना। तो जो आपका वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर का डायरेक्शन होगा, है ना, मान लो वी वेक्टर इधर काम कर रहा है, यू वेक्टर इधर काम कर रहा है, तो उसमें जो भी जीतेगा, राइट, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, उसका जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वही जो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ गया। यस सर। हाँ, तो ये आपका बहुत थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, जैसा आता है एनडीए में। व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, चलो ये बताओ, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन मूविंग टू अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ अ सर्कल। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा जा रहा है, तोड़ तोड़ के पढ़ो क्या पूछा जा रहा है। और फिर इमेजिन करिए, इमेजिन, फोटो बनाए, रीड वेल गिवन, डिमांड इमेजिनेशन, डिमांड इमेजिनेशन। बताओ बताओ जल्दी। फोटो बना लिया, फोटो 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 बनाया। यस सर। हाँ, तो इसमें बताइए, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ अ सर्कल, तो अगर हाफ अ सर्कल मूव कर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ाया था आपको, याद है। डिस्प्लेसमेंट इज द क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वो तो ठीक है, और उसके बारे में और तो बताओ। सर शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ किसके बीच में। सर इनिशियल एंड फाइनल। हाँ, तो बताओ, अभी हाफ सर्कल जाएंगे तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट क्या होगा, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोचो कितना होगा, सर्कल अगर है तो। समझना, अब बताओगे, बताओ। सर 2 आर। 2 आर, देखो,
ये सिंपल तो है, देखो। आर यू नॉट एबल टू इमेजिन? देखो ये आपका सर्कल अगर है तो सर्कल का ये क्वांटिटी क्या होता है? रेडियस। तो इसको पूरा ज्वाइन कर देंगे, ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर। और आपका जो बंदा है यहाँ से घूम के ए से कहाँ गया है? बी पे। ए से बी पे गया है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा तानिया? ये तो होगा। बताओ इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी रेड वाला पाथ होगा कि ग्रीन वाला? बोलो, रेड वाला पाथ होगा कि ग्रीन वाला? सर ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला जोड़ दो, आर और आर कितना होगा? 2R। तो कहाँ आपका लैग हो रहा था ये बताओ, कहाँ नहीं समझ में आ रहा था आपको? हम्म? सर वो मैं सरकमफेरेंस से निकालने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो फिर वही तो बात है ना, सरकमफेरेंस अगर आप निकालेंगे तो राइटली सोचना है। आप खुद मुझे बता रही हैं कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो सरकमफेरेंस अगर हम निकालेंगे 2πr ये सब, ये तो ये आ जाएगा ना, ये इस तरह से। लेकिन आपको तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है पाथ, यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, राइट। ये 2r सरकमफेरेंस में तो करेंगे अगर, तो यहाँ पे पाई आर आ जाएगा। सरकमफेरेंस निकालेंगे भी तो क्या आएगा? पाई आर। तो एक बात बताइए, 2r और पाई आर में कौन बड़ा होगा? 2r और पाई आर में छोटा छोटा कौन होगा? सर 2R छोटा होगा क्योंकि पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है। हाँ वही, फिर वही आपको सोचना है कि स्मॉलेस्ट लेना। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, इसका आंसर आपका 2r हो जाएगा। सपोज अ बॉय इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज अ बॉय इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको पढ़ाया था ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का Yes, मतलब होता है सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका सेम होना चाहिए ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड आपका वो मेले में जो झूला होता है घोड़े वाला, उसी को बोलते हैं, राइट। मेरी गो राउंड, या फिर जो स्कूल वगैरह में भी मेरी गो राउंड लगा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द गिवन सिनेरियो? तो इसमें से क्या सही है? तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो बॉय इज एट रेस्ट थोड़ी होगा। द बॉय इज मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पे बॉय इज मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, तो इसका तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है मतलब इसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, उस हिसाब से तो इसका एक्सेलरेशन जो है, अगर इसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए। लेकिन इसका जो वेलोसिटी है ना, ये स्ट्रेट लाइन में थोड़ी मूव कर रहा है। इस आपको याद है क्या हमारा डिस्कशन क्या हुआ था? याद करो कि जो वेलोसिटी है वो आपका कैसा क्वांटिटी है? सर वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने का दो तरीका होता है। एक तो उसका हम वो चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, और एक तरीका होता है कि हम उसका क्या चेंज कर दें? डायरेक्शन। तो अब बताओ, मेरी गो राउंड पे जब बच्चा घूमेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसमें एक्सेलरेशन ऐसा नहीं कि जीरो होगा। यही बच्चा अगर सीधा चलता सड़क पे तो उसका पक्का एक्सेलरेशन बिना डायरेक्शन चेंज किए तब जीरो होता। लेकिन अभी ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द बॉय इज मूविंग विथ एक्सेलरेटेड मोशन। और ये आपको पढ़ाया ही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होता है। आपको जब साइंस के में पढ़ाया था, देखो साइंस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे लास्ट में आपको जो है इसके बारे में पढ़ाया गया था, ये आपका मोशन वाला चैप्टर। और इसी में जब आप सबसे 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 लास्ट में जाएंगे तो ये देखो, यही है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसमें आपका एक्सेलरेशन होता है। बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी उस वाले क्लास में। क्या कि जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसमें आपका स्पीड कांस्टेंट होता है। अगर आपको याद है, आपको बताया गया था कि आपका जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद जो, लेकिन आपका जो वेलोसिटी होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलता है। इधर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इधर इधर टेंजेंट होगा, इधर इस तरह से टेंजेंट होगा। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज करता है। तो वेलोसिटी चेंज करता है तो एक्सेलरेशन हमेशा किधर की तरफ काम करता है? सेंटर की तरफ काम करता है। तो एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ काम करता है, और वो भी उसका भी डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो एक्सेलरेशन भी चेंज करता है, एक्सेलरेशन एज ए क्वांटिटी जो है चेंज करता है। उसके बाद अगर बात करें कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं करता है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सिर्फ बात करें तो वो भी सेम रहता है, नो चेंज। और एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को हम बोलते क्या है बताओ? सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे तो वो तो इसको बोल रहे हैं ना, अरे सोच अच्छा के बोलो। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल। आप एसएसबी वाले सेशन में थे? नो सर। हाँ, तो आप एसएसबी वाले सेशन में नहीं थे, 3 घंटे 4 घंटे से पढ़ा मैं रहा हूँ। आपको क्या हो गया है? सेंट्रीपिटल, अब इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ओके, सोच के बोलिए। सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन, ये हो गया। तो इसको हम याद रखेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका, बोलो, बताया था ना, AC बराबर, आपको बताया था, वो जो डांस वाली आर्टिस्ट होती है, वो जो गोल 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 घूमती है, वो अगर हाथ खोल के घूमे तब उसका स्पीड ज़्यादा होगा कि कम होगा? बताओ, हाथ खोल के अगर घूमे। तो 2 पाई r/t। तान्या आप बोल रहे हो? ऑब्वियसली आप ही बोल रहे होगे, है ना? संजना तो अभी बोलेगी नहीं। अरे 1 मिनट रुक जाओ, एक तो कन्फ्यूजन है। प्रियांशी बोल रहे हो ना? यस सर। ओके, बहुत कन्फ्यूजन है, सबका नाम अलग अलग है। ओके, आप ये जो आपका क्लास वगैरह सब अटेंड कर लिया है, जो आपका बाइसेंस का जितना भी है देख लिया है? मैं तो डेली आती हूँ। हाँ, बाइसेंस में, बाइसेंस का शुरू से जितना भी लेक्चर है, लेक्चर 1 to 7 हिमाचल प्रदेश और ये सब कवर हो गया? यस सर। ओके, नोट्स नोट्स बनाया? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो जब नोट्स बनाया है, सब कुछ पढ़ा है, तो फिर जब मैं आपसे एसेलरेशन का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, देन व्हाई यू आर आंसरिंग मी दिस 2 πr/t? वो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। कहाँ लिखा है ये आपके फॉर्मूले में, बताओ तो। आप कहीं से देख के बोल रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ से देख के बोल रहे हैं या फिर मन से बोल रहे हैं, ये बताओ पहले। तो मन से बोला। ओके, बहुत अच्छा बात है। बिना मन आपको बोला नोट्स बगल में रखने के लिए। नोट्स खोलो एक बार जल्दी। ऑलरेडी imperfect and we are all working on improvement, right? So take my words as, as signs of improvement. Okay, बोलो, एक्सेलरेशन बोलो। So v² by r अरे रे, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। आई देखो वी, और ω²r। हाँ हाँ, वेरी गुड। नाउ सी, दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड पुटिंग यू अंडर स्ट्रेस। ओके, अब इसी तरह से आपको इस टेस्ट में भी स्ट्रेस में डाला जाएगा। स्ट्रेस में अगर आपका दिमाग फंक्शन करता है ना, जब आप पे कोई स्ट्रेस डाले, देन आपको, आपका उस समय भी दिमाग टास्क पे फोकस करना चाहिए कि व्हाट ही इज़ आस्किंग, व्हाट इज़ माय टास्क, रादर देन फोकसिंग ऑन ईगो, रादर देन फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, योर इमेज, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। डो नॉट फोकस ऑन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ही विल पुट यू अंडर स्ट्रेस इन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड GTO, एंड विल सी कि आप उस समय कैसा रिएक्ट करते हैं, वेदर यू कंप्लीट द टास्क और नॉट। ओके, सो मेक श्योर यू कीप इन माइंड दैट थिंग। AC इजिकल टू, बस सिंपल अगर आप सोचेंगे तो आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। MA होता है, फोर्स M × A होता है, तो A की जगह क्या है? v²/r। और V ω/r होता है, V होता है आपका ω/r। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ω/r रखेंगे तो ω²r² मतलब ω²r होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो यही है। देखो, इसलिए देखो, कम मैं ऑलरेडी जब भी जैसे ही ये क्लास वगैरह स्टार्ट किया था, बैच वगैरह, फर्स्ट डे पे ही बताया था कि यहाँ पर एक ही चीज़ अलग होगा, वो होगा 1 to 1 गाइडेंस। अगर सामने वाले बच्चे का कोई दिक्कत है, अगर वो मुझे को पता है, देन आई विल टेल हिम और हर, ओके, टू इम्प्रूव। और इसलिए बैच साइज छोटा है, तो उसका वो फ़ायदा उठाना। अगर आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे और ख़ुद भी एनालाइज करेंगे थोड़ा, मैं आपका हेल्प करूँगा कि क्या प्रॉब्लम है उसको। अगर आप ईगो को साइड में रख के एक बार रेशनली सोचेंगे कि वाई सर इज स्पीकिंग लाइक दैट, इज इट रियली दैट थिंग, देन उसको सोच के अगर आपको लगता है कि उसको ठीक करना है, उसको ठीक करेंगे, यू विल बी बेनिफिटेड। ओके, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव? स्लोप क्या देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप याद है, बताओ। याद करो, कुछ सिखाया था मैंने आपको कि आपका, सर डिवाइड करके पता चलता है। क्या पता चलता है? डिवाइड करके स्लोप के बारे में पता चलता हाँ, है। तो करिए, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करिए, क्या आएगा? सर एक्सेलरेशन। सच में? डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन ओ आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स स्पीड आएगा। रैंसी, आप इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं? कोई आपको ट्रेन पकड़ना है क्या? नो सर। तो व्हाई, कैन यू गिव मी एनी एक्सप्लेनेशन व्हाई यू आर स्पीकिंग सो फास्ट एंड क्विकली विदाउट थिंकिंग? आप आप शुरू से ऐसा ही करते हैं? यस सर। तो इसको, आपको ये अच्छा लगता है, ये हैबिट की चेंज करना चाहिए इसको।
चेंज करना चाहिए सर। हाँ तो चेंज करिए, फिर ट्राई तो करिए चेंज करने का। वेरी गुड, यू नो आई अप्रिशिएट दैट एट लीस्ट यू हैव रियलाइज्ड दैट यू नो दिस हैबिट नीड्स टू बी चेंज्ड बिकॉज दिस इज नॉट बेनिफिटिंग यू। ओके, यहाँ पर आपको कोई लॉस नहीं होगा। सी, इन फ्रंट ऑफ मी यू स्पीक एनीथिंग, नो लॉस, बट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर जीटीओ इफ यू स्पीक लाइक दिस, यू नो जस्ट स्पीक द लाइन कि सर फट्टा यहाँ रख देने, उसके बाद आपको याद आ रहा है सर ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो आपको उतना टाइम नहीं देगा, राइट? याद रखिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। आप जो रिस्पॉन्ड मेरे को दे रहे थे, सुनो, देखो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, लेट मी हेल्प यू इन जस्ट 2 मिनट लगेगा मेरा मेरा बात पानी, आपका कल से सब सही हो जाएगा। आप जो रिस्पॉन्ड मुझे दे रहे हैं वो रिस्पॉन्स अपने पास रखिए। आपका जो फर्स्ट आंसर है अपने पास रखिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, आपने मन में क्या किया, डिस्टेंस बाय टाइम। आपको दिमाग ने एक रिस्पॉन्स बताया एसेलरेशन। अब थोड़ा सोचिए कि सही में, दिमाग को पूछो सही में तुम सही बता रहे हो मेरे को। उसके बाद एनालाइज करिए, क्रॉस चेक करिए, उसके बाद जो अगला रिस्पॉन्स आए वो मेरे को दीजिए। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, सो दिस वाज इट। 10 क्विज क्वेश्चंस डेली, ये आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर मैंने लिखा है हाय एवरीवन, ओके दिस योर कैप्टन रितेश टाइम। रोज 10 क्वेश्चंस यहाँ मिलेगा आपको, पर हर क्वेश्चन में 5 और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा। अगर नहीं होगा तो आपको रिलेट करना है। तो एक क्वेश्चन 5 के बराबर होगा तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा एक दिन का, तो 1500 के आसपास क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक पूरे महीने का। इसके लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा, इसका नाम होगा क्विज कॉपी के नाम से बनाइएगा। उसमें नोट करिएगा इस सारे पॉइंट को, फिर महीने के अंत में सब पीडीएफ बना के इस नंबर पर मेरे को भेज देना। उसके बाद एक कंपाइलेशन करके उसको हम रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ से आपका एक अलग वो तैयार हो जाएगा रिवीजन नोट्स की तरह का, ठीक है? तो इसको आप कर लीजिएगा, उसका नाम रख लीजिएगा क्विज कॉपी, ठीक है? आपको डालना ही पड़ेगा एफर्ट्स, राइट? अगर आपको मेहनत करना ही है, जब आप कर ही रहे हैं तो कम मेहनत क्यों करना, राइट? एक बार ही करना है, राइट? लाइफ में हर बार थोड़ी करना होता है, एक बार करना होता है, तो बेस्ट मेहनत करिए। ओके, विच एनिमल इज नोन एज द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स? ये आपका फिर उस पर आ गया विच एनिमल इज नोन एज द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, तो वो तो उधर था, उसमें कुछ गलती था। तो घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स हम बोलते हैं स्नो लेपर्ड को। स्नो लेपर्ड जो कि आपको किस नेशनल पार्क में मिलेगा बताओ? इट्स ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि आपका एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। उसके अलावा और कौन कौन सा यूनेस्को हेरिटेज साइट था आपका? एक और था ना, बताओ। सर कल्पा शिमला, कालका, हाँ, कालका, कालका। कलका शिमला रेलवे रेलवे लाइन। लाइन, जिसको कि और बोलते क्या है हम? सर टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन, ओके, यही है। तो स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स बोला जाता है। और यहीं से आपको याद आएगा स्टेट एनिमल हिमाचल प्रदेश का कौन है? इसमें से स्टेट एनिमल कौन है हिमाचल प्रदेश का? बताओ। सर मस्क डियर स्टेट, ना? हाँ, हाँ, तो फिर ये मस्क डियर उत्तराखंड का है कि हिमाचल प्रदेश का है? तो उत्तराखंड का है। तो फिर मैं हिमाचल प्रदेश पूछ रहा हूँ। बताओ, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल। तो आपको बोला था संडे के क्लास में रिवाइज करके आने, आपका क्या रख रहा होगा? आप संडे के क्लास में रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आपके आपके नोट्स में फिर क्या लिखा हुआ है बताओ? आपके नोट्स में आपको बोला था कि मल्टी डायमेंशनली वो पॉइंट ऐड करना है। ओके, तो उसको आप ऐड करिएगा। कब ऐड करिएगा, है ना? बोलो। स्नो लेपर्ड है स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, द स्नो लेपर्ड। ओके, सो यस, सो प्लीज़ डू डैट। ओके, बाकी जो कुछ भी यहाँ पे पोस्ट होगा ना ग्रुप में, वो हाईली इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के क्वेश्चन को ध्यान में रख के एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट किया जा रहा है, तो उसको उस कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? बाकी देखो 10 सिनोनिम आपको डेली बोला था रिवाइज कराने के लिए। देखो, ये आपका क्रूजिंग, क्रूजिंग का मतलब क्या होता है? क्रूजिंग करने अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एक जर्नी पे जा रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं। डिसमेंटल करना मतलब, आपने रोबोट फिल्म देखा होगा कि इसको डिसमेंटल कर दो मतलब डिस्ट्रॉय। प्रिवेल करना मतलब विक्ट्री, प्रिवेल मतलब जीत हमेशा प्रिवेल करता है, राइट? पग्नेशियस, पग्नेशियस कोई आदमी है पग्नेशियस तो बहुत गुस्सैल आदमी होता है। स्पर, स्पर का मतलब होता है इनकरेजमेंट, और इनकरेजमेंट से आपको याद आएगा शॉट इन द आर्म, याद है? शॉट इन द आर्म का जो है इडियम, इसका भी मतलब यही होता है, मोटिवेट करना। इंट्रेपिड तो याद होगा, इंट्रेपिड का मतलब क्या था? फियरलेस। एब्रोगेट, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, इसका मतलब क्या होता है? रिपील और ख़त्म कर देना। डेफरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। कोवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है डिसगस्टिंग। ओके, ये सारा चीज़ याद है?
Yes, sir. हाँ, सो यस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि कोई भी बैच आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, याद रखना, चाहे मेरा बैच हो चाहे किसी और का बैच हो, सिलेक्शन आपका एक ही इंसान करा सकता है। वो इंसान मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो इंसान आप खुद हो, राइट? ठीक है, तो वही करवा सकता है, याद रखना, और कोई भी नहीं करवा सकता है। एंड अटेन आइडियम्स डेली। बिग ड्रो का मतलब होता है टू गेट अट्रैक्शन या अटेंशन या सक्सेस। ब्लैक शिप अनलकी पर्सन, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आपको याद आएगा। अनएक्सपेक्टेड पीस, क्लोज सेफ, समथिंग अचीव बाय नरो मार्जिन। क्लोज बुक, द सब्जेक्ट और अ पर्सन दैट यू डोंट नो। अ फार क्राई, नोटेबली डिफरेंट। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अ लाफिंग स्टॉक, जिस पे सब हंसते हो। लाइव वायर, जो एनर्जेटिक होता हो। मैन ऑफ गॉड, अ मेल प्रिस्ट। इस तरह से आपका जो है रिवाइज हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब, देखो फ्रेजल वर्ब में कितना अच्छे से यहाँ पे आपको एक ही फ्रेजल वर्ब सीखना है, लेकिन आपको देखो कितना मीनिंग आएगा। बेयर, तो बेयर एक आपका पहले वर्ब है, राइट? तो बेयर अवे, सबसे पहले बेयर अवे, तो बेयर अवे मतलब विन। तो बेयर अवे से आपको उस दिन भी बताया था, बोर अवे भी था, याद करो। एक सेंट जेवियर्स स्कूल का टीम था जो बोर अवे कर गया था सब ट्रॉफी, याद है? Yes, sir. हाँ, तो यानी कि ये जो वर्ब है ना, ये फॉर्म चेंज करके भी आ सकता है। बेयर का बोअर हो सकता है, लाफ का लाफ्ड हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना? लास्ट थ्रू हो सकता है, यहाँ फॉर्म चेंज हो सकता है, और बाकी यहाँ पे प्रिपोजिशन आएगा। ओके, तो बेयर अवे यानी कि विन। बेयर विथ यानी कि जो आपका ये पेन है, जो आपका डिसिप्लिन फॉलो करने से पेन आ रहा है, रूटीन इसको, क्योंकि डिसिप्लिन का जो पेन होता है वो आउंसेज में वेट करता है, वो लाइक पाउंड्स में वेट करता है, लेकिन रिग्रेट का पेन जो है आउंसेज में वेट करता है ना? यानी कि बाद में अभी तो एक दो तरह का पेन होता है लाइफ में, एक डिसिप्लिन का होता है और एक रिग्रेट का होता है। रिग्रेट का बहुत ज़्यादा हैवी होता है, वो आप सह नहीं पाओगे, राइट? बेयर विथ क्या है, आप टॉलरेट समथिंग। बेयर विथ होता है आपका टॉलरेट समथिंग। बेयर डाउन मतलब सप्रेस कर देना, किसी को नीचा दिखाना। बेयर आउट का मतलब होता है, कन्फर्म द ट्रूथ, सपोर्ट द आर्गूमेंट। अगर आप बेयर आउट करते हैं, है ना, ही बेयर्ड आउट हीज स्टेटमेंट्स, और ही बेयर्ड आउट जॉन्स स्टेटमेंट या राम्स स्टेटमेंट, तो उन्होंने जो है आर्गूमेंट को सपोर्ट किया है। बेयर ऑन, रिलेटेड या रिलेवेंट। बेयर ऑन मतलब रिलेटेड हो या रिलेवेंट हो, कि इसका कुछ ना कुछ बेयरिंग है। तो इसका अगर आप सेंटेंस जेमिनी आई से बोलेंगे ना, इस 5 को बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी मैं उसको दे दूंगा ना, तो इट विल फॉर्म सेंटेंसेज। ओके, सी हाउ फास्ट इट कैन फॉर्म ऑल ऑफ दिस। जस्ट कॉपी पेस्ट and just write, form one sentence on each phrasal verb. Done. And see, it will give you. First, bear away. Though the storm raged, the determined sailor managed to bear away the trophy. ठीक, तो ये किसके बारे में बता रहा है कि कोई कंपटीशन हो रहा था, राइट, जिसमें सेलिंग कंपटीशन था, है ना, नाव वगैरह को सेल करने का। तो वहाँ पे स्टॉर्म आ गया था, स्टॉर्म, है ना? जैसे ये कौन सा फेस्टिवल हो सकता है, बताओ, इन सेलिंग वाला फेस्टिवल। बोलो बोलो, कौन सा फेस्टिवल है आपको पता है जिसमें सेलिंग वगैरह होता है? No, sir. केरला में होता है, केरला में। Sir, boat race? केरला में बोट रेस होता है ना, कि वही किस फेस्टिवल में होता है? पता नहीं सर। ओनम, ओनम, ओनम सुना है? कैसे सुना है? हाँ, तो ओनम में ही होता है, राइट। एक आपका फेस्टिवल है तेयम या थेयम। एक आपका फेस्टिवल है थेयम, THEYAM, थेयम। थेयम आपका ये फेस्टिवल जो है, ये केरला में बताया जाता है। थेयम इज ए रिचुअल आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस इन केरला, इंडिया, particularly in the North Malabar region. It is a vibrant and colorful performance that combines dance music to depict Hindu mythology. इसमें इस तरह से आपका सज के थयम, उनके ऊपर जो है भगवान, अलग अलग जो है चीज़ों के भगवान होते हैं जो लोग सजते हैं, है ना, और उन पे माना जाता है कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी परफॉर्मेंस होता है उनका, तो ये थयम है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। बेयर अवे, फिर भी जीत गया, विन। बेयर विथ का मतलब होता है टॉलरेट समथिंग। तो देखो, प्लीज़ बेयर विथ मी एज दिस एक्सप्लेनेशन माइट गेट अ लिटिल टेक्निकल। देखो, अब ये सीखने से देखो आपका इंग्लिश कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? अब जब आप जाएंगे किसी कन्वर्सेशन को करने के लिए, राइट, या फिर कोई आपको स्पीच देना हो, तो अब आप क्या बोल सकते हैं ऑडियंस को? प्लीज़ बेयर विथ मी एज दिस एक्सप्लेनेशन माइट गेट अ लिटिल टेक्निकल। यानी कि हो सकता है कि सर एंड मैम, ये जो है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये टेक्निकल हो सकता है, लेकिन इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा टॉलरेट करेंगे। बेयर डाउन, सप्रेस करना। द ऑपरेसिव रिजीम ट्राई टू बेयर डाउन एनी डिसेंट विथ एन आयरन फिस्ट। जो ऑपरेसिव रिजीम था, तानाशाही जो राज था, उन्होंने क्या ट्राई किया कि बेयर डाउन किया जाए, मतलब सप्रेस किया जाए कोई भी डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है?
डिसेंट का मतलब मालूम है आपको क्या होता है, बताओ डिसेंट। सर जब दो लोग किसी पर्टिकुलर थॉट पे एग्री नहीं करते हैं उसे यस डिसन कहते यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो मतभेद हो अगर आपका, ठीक है, तो उसको ऑपरेसिव रेजिम ने, है ना, उसको दबाने का कोशिश किया विथ एन आयरन फिस्ट। आयरन फिस्ट का मतलब ये ईडियम है आयरन फिस्ट, तो इसमें भी वही होगा कि ऑपरेशन करके, ऑपरेसिव करके दबाना उनको। ओके, द विटनेस टेस्टिमोनी बोर आउट द सस्पेक्ट्स अलीबी। अलीबी आपका वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, अलीबी। अलीबी का मतलब पता है, अलीबी का मतलब, हैं। नो सर। अलीबी का मतलब होता है शायद एक्सप्लेनेशन, देखो अलीबी। Alibi is essentially an excuse someone uses to prove they weren't somewhere they are suspected of being, particularly at the time a crime was committed. It can be used in both legal and informal situation. Okay, मतलब आप जो बहाना मारते हो ना, उसी को बोलते हैं अलीबी, एक्सक्यूज। मैं नहीं था, आपको झूठ लग रहा है ना, मैं वहाँ नहीं था जज साहब। ओके, तो ये आपका अलीबी होता है। तो द विटनेस टेस्टिमनी बोर आउट द सस्पेक्ट्स अलीबी। तो जो विटनेस है, देखो विटनेस, विटनेस मतलब जो चश्मदीद गवाह है, गवाह, उसका टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मतलब समझते हो, टेस्टिमनी समझते हो, टेस्टिमनी क्या होता है? नो सर। टेस्टिमनी होता है जैसे अभी आप देखो, अभी आप पढ़ रहे हो, है ना, उसके बाद आपसे जो है स्टार्टिंग में फॉर्म भराया था बाइसेंस का, इसका, उसमें, है ना, उसमें नॉर्मल लिखा हुआ था कि अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो आप एक टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो टेस्टिमोनी मतलब होता है कि आप चश्मदीद हो, आपने इस क्लास को करके देखा, फिर उससे आपको फ़ायदा हुआ, तो फिर आप जो लोगों को जाके बताओगे कि ऐसा ऐसा है। इसको बोलते हैं टेस्टिमनी, मतलब जिसने चीज़ों को होते हुए लाइव देखा होता हो, या उसके साथ कोई घटना उसके सामने में हो रहा होता, उसने उसको फील किया हो। समझ बात आ गया? यस सर। हाँ, तो विटनेस टेस्टिमनी बोर आउट द सस्पेक्ट्स अलीबी। तो जो चश्मदीद था उसके जो है टेस्टिमनी ने, उसने जो बयान दिया, राइट, बोर आउट द सस्पेक्ट्स अलीबी, तो उससे बोर आउट मतलब क्लियर हो गया, है ना, कंफर्म हो गया ट्रूथ, सब उसे सस्पेक्ट्स अलीबी, तो सस्पेक्ट्स का जो जिस पे भी शक था उसका एक्सक्यूज। ओके, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग बेयर्स ऑन एवरी वंस एबिलिटी टू अफोर्ड ग्रॉसरीज। तो आपका देखो बेयर ऑन, तो बेयर ऑन आपका है रिलेटेड, तो इसका मतलब है कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है आजकल, तो उससे बेयर्स ऑन एवरी वंस एबिलिटी टू अफोर्ड ग्रोसरीज। तो ये जो सबका एबिलिटी है सब्जी वगैरह खरीदने का, ये क्षमता, तो उस पर प्रभाव पड़ता है, बेयर्स ऑन, ठीक है, रिलेटेड है उससे। तो ये हो गया आपका, तो इस तरह से आपको जो है करना है, ठीक है। ये हो गया आपका। बाकी रूल्स देख लो, रूल्स भी एक रूल रोज डाल देता हूँ इसमें, ग्रुप में आपको मिल जाएगा। दीज न्यूज़ आर ऑलवेज, यू नो, दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल, यू कैन नेवर रिमूव एस। आपको सीजर्स वाला रूल याद आएगा कि सर सीजर में जो होता है, ऐसे तो दो होता है डंटा, इधर में दो स्टिक होता है, लेकिन है तो एक ही सीजर, तो सीजर्स इज होता है, सीजर्स, सॉरी एक मिनट, यू कैन नेवर रिमूव एस एट द यूज जो सिंगुलर। ओके ओके, दे आर ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल। ओके, दे आर ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल। यस, ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज होगा, ये याद रखना। ओके, और इसमें से यूज नहीं, और प्लूरल की तरह यूज क्यों होगा, प्लूरल की तरह यूज इसलिए होगा, प्लूरल की तरह यूज इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो है सीजर में दो आपका वो होता है, दो डंटा होता है, इसलिए इसको प्लूरल की तरह यूज करते हैं। तो सीजर्स आर बोलेंगे और गॉगल्स आर भी बोलेंगे, ठीक है। द सीजर्स इज ने बोलेंगे और गॉगल्स इज ने बोलेंगे, ठीक है, तो गॉगल्स आर बोलेंगे। पैंट्स आर, पजामाज आर, शॉर्ट्स आर, गलोज आर, फैंक्स आर, स्पेक्टिकल्स आर, सब में आर ही बोलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस आर गिवन, रिचेज, सराउंडिंग्स, थैंक्स, ओके, एंड बिलोंगिंग्स, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट सीजर्स आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो ये रूल आपको याद रखना है, आप उसको बार बार पढ़िए, बोलिए। सीजर्स वाला रूल, कैंची में दो डंटा होता है, दो स्टिक होता है, तो दो यानी एक से ज़्यादा नहीं, प्लूरल, ऐसे करके आप याद करिए, तब आपको याद हो जाएगा, राइट। आई होप यू गेट माई पॉइंट, समझ में आ गया? यस सर। ओके, बस अब तो कुछ नहीं है। इसी तरह से आपको कम से कम 6 दिन तो मिलेगा ही, राइट। संडे को मिले ना मिले, संडे को तो हम रिवाइज करते ही हैं, राइट। संडे को कुछ नया पोस्ट नहीं होता है ना, तो 6 दिन आपको मिलेगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से आपका बनेगा। उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, है ना। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, बिलीव मी, इट इज़ ओनली अबाउट हाउ मच यू रिवाइज। क्योंकि स्टडी करने का तो अगर आपको पढ़ना ही है तो वाई यू आर इन माई बैच, है ना। पढ़ने का कोई ज़रूरत है ना आपको, तो बैच लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, यू नो। जस्ट गो टू जेमिनी है, राइट, है ना, यहाँ पे जाके पढ़ लो फिर, है ना। बैच का इंपॉर्टेंस तभी आपको फ्रक्टिफाई होकर मिलेगा
जब आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, सब चीज़ों पे डिस्कशन में आए, थोड़ा थॉट आपका उस तरह से बने, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो असाइनमेंट्स वगैरह है उसको सॉल्व करें, मॉक दें, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में एग्जाम को कैसे टैकल करना है वो टाइम फॉर्मेट में डेली दे के सीखें, बैकलॉग कैसे हैंडल करते हैं उसको सीखें, राइट, रूटीन अच्छा करें। ये सब फ़ायदा है एक बैच का, और 1-to-1 गाइडेंस जो आपका जो वीक एरिया है उसको इम्प्रूवमेंट करने का, तो उसको बदलना है आपको, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल बी डूइंग ऑन द सेम लाइन्स। Now, let me come back to this point. Yes, हम कहाँ थे? यहाँ थे ना, हाँ, ओके। कितना हो गया? 45 मिनट हो गया ना, 1 आवर 15 मिनट के आसपास करेंगे, ठीक है। कुछ काम है हमको, तो गिवन द स्केल, अपना मोटो यही है, टास्क यही है कि रिवाइज पूरा हो जाए। गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस डेट डैश अस टुडे, तो डेट डैश अस, तो बताओ इसमें क्या होगा? डेट, एक बार सब फिल करके देखो कौन सेंस बना रहा है, वो मिल जाएगा आपको। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी सब फिट करके देखिए, मीनिंग बना के देखिए, क्या लग रहा है आपको? सर आई थिंक सपोर्ट होना चाहिए। अरे चैलेंज कभी हमको सपोर्ट करेगा? चैलेंज सपोर्ट करता है क्या हमको? इतना भी पॉजिटिव मत बोल दो, बताओ। Confronts us today. यस, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, जो हमारे सामने में हो, तो कन्फ्रंट्स अस Yes. टुडे, ठीक है। तो आपका देखो, ये आपका कन्फ्रंट्स है, कन्फ्रंट्स, और ये अस टुडे, ठीक है। तो ये टुडे जो है आपका, टुडे, टुडे आपका क्या है बताओ? टुडे क्या है ग्रामर में? सर नाउन है। नाउन है, और नाउन से पहले ये आया है, तो ये क्या है? Preposition. ठीक है, तो प्रीपोजिशन से पहले जो आएगा वो क्या होगा? Verb. ये सब भर भी तो है, ये सब क्या है? बात समझ में आ गया? Yes sir. तो भर प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, कन्फ्रेंसस, तो भर प्लस प्रीपोजिशन या तो फ्रेजल वर्ब है या तो फिक्स प्रीपोजिशन है। तो सोचो फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। 10 क्वेश्चन तो इसका आपका इसी से आ रहा है। फिर स्पॉटिंग एरर्स के लिए, स्पॉटिंग एरर्स देखो, बताओ अब देखो, स्पॉटिंग एरर्स तो आपका आराम से बन जाएगा, राइट। स्पॉटिंग एरर्स आपका आराम से बन जाता है। ये आपका NDA 2 2023 का क्वेश्चन है। ब्रेड बटर एंड डैश कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मैनी हाउस होल्ड्स, बताओ क्या एरर है? Mutton and jam are common breakfast items. आर, क्योंकि एक से ज़्यादा है, ब्रेड बटर एंड जैम, तो 3 चीज़ों के लिए, तो ये आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भर भी प्लूरल होगा, या तो भर भी मिसिंग है तो बी में एरर है। ओके, आगे आगे, ये किसी को ये रूल पता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट्स, कहाँ एरर है? 10,000. ऐसा नहीं होता है, 10,000 नहीं होता है। Dollar is the price being offered by the insurance. ऐसा होता है क्या? 500 रुपीज, नहीं नहीं नहीं। 500 रुपीज होता है ना। Yes sir. हाँ, तो इस तरह से ये आपका रूल एक होता है आपका, अगर यहाँ पे 100 लिखा है और यहाँ पे रुपीज़ लिखा है, ठीक है, तो ये 100 रुपीज़, तो जो आपको प्लूरल करना होता है इसको करना होता है, ओके। इस तरह मॉनेटरी केस में ऐसा ही होता है। तो $10,000, तो $10,000, तो अब बताओ, अब कोई, अब ये तो ठीक है, अब एरर बताओ, एरर।
पढ़ने में सही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब तो और तो कोई चारा बचता नहीं है, उसके बाद पढ़ने में सही लग रहा ही बचता है। तो $10,000, देखो रूल समझ लो, रूल। पढ़ने में सही लग रहा है तो चलो वो टेक्निक ठीक है, वो आपका ब्रह्मास्त्र है, आई नो, है ना। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र जो है सबसे लास्ट में यूज करना है, ठीक है। तो उसको, उससे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। $10,000, तो देखो भले ही $10,000 यहाँ एस लग रहा है, यानी कि $10,000 मतलब 10,000 नोट, लेकिन ये पूरा जो है एक अमाउंट है ना, एक सिंगल अमाउंट है, एक सिंगल अमाउंट है जो कि ऑफर किया जा रहा है। तो यानी कि ये पूरा क्वांटिटी जो है एक सिंगुलर क्वांटिटी के रूप में यूज हो रहा है, एक सिंगुलर एंटिटी के रूप में यूज हो रहा है, $10,000 एज अ नाउन। ओके, तो इसमें आपका ये नाउन है पूरा $10,000, और ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये एक ही प्राइस है जो दिया जा रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर होता कि $10,000 आपको मिलेंगे, $10,000 साथ में मिलेगा एक फरारी कार, तब यहाँ पर क्या यूज होता? तो तब आर यूज होता। हाँ, $10,000 एंड अ फरारी कार आर दी प्राइजेस, उस समय प्राइजेस हो जाता बीइंग ऑफर्ड। ओके, बात समझ में आ गया? तो यही है। तो ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह से। बाकी देखो आपको फ्रेजल वर्ब हर जगह दिख जाएगा। क्रिएट अप दिखा, क्रिएट अप, ये आपका क्या है? वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है। फिर आपका द नंबर, नंबर आपका क्या है? नंबर आपका नाउन है, द आपका आर्टिकल है, डेज आपका क्या है? नाउन। ऑफ आपका क्या है? प्रपोजिशन। अब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कैलेंडर ईयर ए सब पता है, इन प्रपोजिशन खत्म। 365, तो यहाँ पे क्या होगा? 365 क्रिएट ऑफ द नंबर ऑफ डेज, सही लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? बताओ। 365 create up the number। तो उसके लिए क्रिएट अप का मतलब पता होना चाहिए क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब है। हाँ, तो वो तो इम्पोर्टेंस आपको साबित हो ही गया है फ्रेजल वर्ब का, वो तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्रिएट, अब देखो क्रिएट करना मतलब क्या होता है? क्रिएट का तो मतलब पता होना चाहिए आपको, क्रिएट का मतलब क्या होता है? कुछ बनाना मतलब। हाँ, तो 365 कुछ बनाना मतलब जो पहले से नहीं था उसको बनाना है, यही ना। यस सर। हाँ, तो क्या ये जो ईयर है ये पहले से होता है कि हम बनाते हैं? हम थोड़ी बनाते हो तो होता ही है। हाँ, तो यहाँ पे क्रिएट अप थोड़ी होगा, तो यहाँ पे क्रिएट अप नहीं होगा, क्रिएट अप की जगह होगा मेकअप। क्या होगा? मेकअप। तो ये गलत है, ये आपका क्रिएट अप गलत है, यहाँ होगा मेकअप। ओके, तो 365 जो है, दिस अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा आपका मेकअप होगा, शुड बी यूज्ड, ठीक है। मेकअप द नंबर ऑफ डेज। ओके, 365, तो यहाँ पे मेक आपका कौन सा वर्ब है? वर्ब का जो है आपका कौन सा फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है, राइट। तो प्लूरल फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 365 है, राइट। 365 मतलब एक से ज़्यादा दिन है, इसलिए यहाँ पे वो उस तरह से। ओके, बाकी ये तो क्वेश्चन, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, बट दिस इज नॉट द प्रोसेस। सीयरिंग होता है ये, सीयरिंग। ये सोचो, ये तो जनरल नॉलेज में दे दिया है, ये तो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन। हाँ, ये होता है ना सीयरिंग। यस सर। तो सीयरिंग होता है, ठीक 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 ठीक। ओके, तो ये आई थिंक पता नहीं क्यों दिया है, स्पेलिंग शायद चेक करने के लिए दिया है। मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रे प्रे। टू द, हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो देखो, ऐसे आप ना थोड़ा टाइम निकाल के पी वाई क्यू निकाल लिया करो, राइट। ये पी वाई क्यू निकाल लिया करो, और इस पी आई क्यू का ये क्वेश्चन ना जेमिनी एआई पे टाइप करके उसको बोलो मेरे को समझाओ ये कैसे हुआ, राइट। एंड इट ही विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। सी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके। मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रेड, राइट, ऑन द टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस डे। ओके, सो इफ आई जस्ट डू दिस, लेट मी शो यू आपको कैसे करना है, राइट। सिंस अगेन दिस इज अ ट्रेनिंग कोर्स, आई एम मेकिंग यू सेल्फ कैपेबल, राइट। दैट इज़ वाई। लेकिन सेल्फ कैपेबल करने के लिए टाइप करना पड़ेगा। मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेज, मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस
प्रेड एट द टेम्पल। ऑस्पिशियस डे का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस डे, कोई बहुत अच्छा दिन। हाँ, कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, राइट? ओके, कैसे? तो शुभ दिन। शुभ दिन, ठीक है। टू प्रेड एट द टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस डे, टू प्रेड एट द टेम्पल। व्हाट इज द एरर? Error in this, and explain the grammatical concept. Explain the grammatical rule involved. खत्म, सर्च करिए। देखो, आई थिंक ये भी वही बता रहा है, रुक जाओ। टू प्रेड एट द टेम्पल, ठीक है। और जो आपका, आपको भी प्रे लगा था, तो इसको भी वही लग रहा है। हियर इज द करेक्शन, मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रे एट द टेम्पल ऑन द स्पेशियस डे। टू प्रे एट द टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस डे, ठीक है। तो देखो पूरा करेक्ट करके आपको बता दिया। देखो आपको भी यही लग रहा था ना, टू प्रे। यस सर। अब देखो, अब इसका रूल देखो, ग्रामेटिकल रूल। और ये जो ग्रामेटिकल रूल है इसमें, ये टू के बाद जो आपको लगता है, इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको। तो ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं एकदम आराम से। द वर्ब टू प्रे रिक्वायर्स द इन्फिनिटिव फॉर्म। ओके, टू प्रे। तो इन्फिनिटिव क्या होता है आपका? देखो, एक आपका होता है जीरंड, आप लिख लीजिए। एक होता है आपका जीरंड, एक होता है आपका इन्फिनिटिव, और एक होता है आपका पार्टिसिपल। इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, राइट? इन्फिनिटिव के बारे में, जीरंड के बारे में, और पार्टिसिपल के बारे में। सो दिस इज आई एम गिविंग यू एज एन असाइनमेंट। Go and do some good Gemini AI search, right, to find about with examples, and have some good understanding about infinitive, gerund, and participles. Then come back to me in the other classes. Then I will be asking you. अभी infinitive पे देखते हैं। The verb to pray requires the infinitive form after the preposition to because it indicates the purpose of coming to the temple. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्ब टू प्रे रिक्वायर्स द इन्फिनिटिव फॉर्म। तो क्योंकि ये आपका डिनोट क्या करता है कि क्या पर्पस था, टेम्पल आने का क्या पर्पस था, ठीक है। तो टेम्पल आने का पर्पस था कि यहाँ पे प्रे करना है, राइट? प्रेड एट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बिकॉज प्रेड इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब एंड वी नीड द प्रेजेंट इन्फिनिटिव टू शो एन ऑन गोइंग और फ्यूचर एक्शन प्रेइंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर जो है, ये जो सेंटेंस है, इसमें क्या हो रहा है? मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, बहुत लोग आए फार अवे प्लेसेस से टू प्रे एट द टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस डे। तो जो है ऑनगोइंग ये इवेंट है, राइट, कि बहुत लोग आए, ठीक है। तो वो अब जो है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लोग आना बंद हो गए हैं, राइट? वो अभी चल ही रहा है। जो हो सकता है कि कोई शाम में देख के बोल रहा होगा कि बहुत लोग आए हैं यहाँ पर, राइट? बहुत लोग आए थे फिर गए, यानी कि ये ऑनगोइंग एक प्रोसेस है आपका, ठीक है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ द करेक्ट सेंटेंस। मैनी पीपल वो आपका सब्जेक्ट है, फिर केम आपका वर्ब है पास्ट टेंस में। देखो कितना बढ़िया बात है आपका। इसको आपसे बोलना है इसको कि इस सेंटेंस का मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रेक डाउन बताओ, होगा ना? गिव मी पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक डाउन ऑफ दिस सेंटेंस। तो इससे तो पूछा ही नहीं था, फिर भी बता दिया। केम वर्ब है आपका, फ्रॉम फार अवे प्लेसेज, ये आपका क्या है? फ्रॉम फार अवे प्लेसेज। तो आपसे मैं पूछूँ प्लेसेज क्या है, बताओ प्लेसेज। नाउन। नाउन है। फार अवे क्या है? फार अवे ये तो फ्रेज है। नहीं, फ्रेज क्या है? फार अवे वर्ड है, तो फ्रेज कैसे हो गया? फार अवे। फार अवे प्लेसेज, जोड़ के पढ़ो। प्लेसेज नाउन है, और नाउन के बारे में जो कुछ बताया उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, वेरी गुड। तो ये फार अवे एडजेक्टिव है, और ये तो एडजेक्टिव बीच में आ गया, लेकिन नाउन से पहले जो लगता है, नाउन से पहले ये जो लगता है वो क्या है? फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन। हाँ, तो ये पूरा प्रीपोजिशन और बीच में कुछ और ये, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें देखो प्रीपोजिशन भी है और उसके साथ और भी चीज़ें हैं, इसलिए इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। एंड फ्रेज क्यों बोलेंगे? क्योंकि दिस इज नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। ओके, नाउ टू प्रे। टू प्रे इज इन्फिनिटिव वर्ब फ्रेज शोइंग पर्पस। ओके, तो ये टू प्रे कि किस काम के लिए आया है, तो टू प्रे शोइंग पर्पस। तो ये नॉर्मली ऐसे होता है, टू के बाद ही होता है, ठीक है। टू वॉक, इस तरह से पर्पस दिखाता है, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। एट द टेम्पल, अगेन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, आपको लोकेशन दिखाता है। क्यों? बताओ, टेम्पल क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन।
अगर मैं आपको बोलूँ कि तिरुमला तिरुपति टेम्पल, तो वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जो है द क्या है आर्टिकल। और एट क्या है? प्रपोजिशन। तो ये पूरा एट, अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि एट क्या है तो वो प्रीपोजिशन होगा, लेकिन एट के साथ और भी चीज़ें हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, अगेन प्रीपोजिशन। अब तो आई होप आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है क्लियर होने लगा होगा, राइट? ठीक है, ओके। कहाँ गया ये? एक मिनट रुक जाओ। ठीक। तो इसी तरह से जो है आपको वो कर लेना है। दे हैड प्रॉमिस टू डिलीवर्ड। देखो अब कितना आसान हो गया, आपको सिर्फ आप एक इन्फिनेटिव का रूल सीख के जाएंगे तो आपका कितना क्वेश्चन बन जाएगा। टू के साथ इन्फिनेटिव का रूल कहता है कि टू के साथ वर्ब वन आता है। ठीक है, व्हाट इज द रूल ऑफ इन्फिनेटिव इन ग्रामर? सी लेट मी आस्क, व्हाट इज द रूल ऑफ इन्फिनेटिव इन ग्रामर? अरे व्हाट इज द रूल ऑफ इन्फिनेटिव इन ग्रामर? ओके, the most common infinitive is found with to plus base verb, to eat, to sleep. This is also the bare infinitive with the base verb used with to. Okay. Function of infinitive. Infinitive can act as nouns. They can be the subject. ओके देखो कितना बढ़िया बात है। देखो अरे लेकिन इसमें ये एक मिनट रुक जाओ, बे जो भर्व है आपका वो होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में। ओके, ये पूरा टॉपिक है, ये आपको पढ़ना चाहिए, इन्फिनेटिव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। In infinitives, does the base verb needs to be in plural form always? They can take on various roles like a noun, adjective, or adverb. Since they don't conjugate uh, change form based on a person or number, infinitives are the base verb, the simplest form of the verb which is singular. अच्छा, तो इन्फिनिटिव्स के बारे में एक बात है ना? देखो कितना इसमें वो बात है कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईट, ईट जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताओ। सर प्लूरल है। ठीक है, ये आपका प्लूरल है ऑब्वियसली। अगर ईट्स होता तो सिंगुलर होता, लेकिन टू ईट अगर मैं पूछूं, टू ईट ये भी आपका उसके तरह काम करता है। ये आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो इसी के लिए आपका आगे डिस्कशन है। ओके, जो आपको देखना चाहिए, राइट? इन्फिनेटिव एक्ट एज अ वर्ब फॉर्म, दे डू नॉट फंक्शन एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ओके, इन्फिनेटिव जो है एक्चुअली, सबसे पहला बात, इन्फिनेटिव जो है एक वर्ब का फॉर्म है, फॉर्म, बट दे डोंट फंक्शन एज द मेन वर्ब। वो मेन वर्ब का काम नहीं करता है, हम इसको याद रखेंगे। जैसे बताओ जीरंड क्या था? जीरंड याद है? जीरंड आपका जैसे प्लेइंग इज माई हॉबी, प्लेइंग इज माई हॉबी, या डांसिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी। अब इस सब में सिंगिंग इज माई हॉबी अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर सिंगिंग वर्ब थोड़ी है, सिंगिंग वर्ब नहीं है। आर यू गेटिंग? यस सर। सिंगिंग वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम कोई एक्शन कर नहीं रहे, हम उसको बता रहे हैं कि जो सिंगिंग नाम की प्रक्रिया है, जो सिंगिंग नाम का प्रोसेस है, या सिंगिंग नाम का जो भी है, वो एक्शन जो है वो मेरा हॉबी, उसको नाम दे रहे हैं कि सिंग करने के एक्शन को, सिंग करने के एक्शन को हम सिंगिंग बोल रहे हैं और वो हमारा हॉबी है। तो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले रहे हैं, तो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन, तो सिंगिंग आपका नाउन है। तो वर्ब था लेकिन एक्ट किसकी तरह कर रहा है? था वर्ब लेकिन एक्ट किसकी तरह कर रहा है? बताओ, एक्ट किसकी तरह कर रहा है? नाउन। हाँ, तो उस तरह के वर्ब को हम वर्ब नहीं बोलेंगे, जीरंड बोलेंगे। उसी तरह से आपका वर्ब जो होता है ना, इन्फिनिटिव एक वर्ब नहीं होता है, वो वर्ब का फॉर्म होता है। दे डू नॉट फंक्शन एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। तो फिर इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव आपका, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इन्फिनिटिव आपका बहुत सारा रोल ले सकता है, बहुत सारा रोल। या तो वो नाउन भी बन सकता है, या तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, या तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो
तो डिपेंड करता है कि अगर इन्फिनेटिव आपका किसी नाम के सेंस में आ रहा है, राइट, किसी चीज़ का नाम बताने के सेंस में आ रहा है तो नाउन होगा। अगर किसी चीज़ का खूबी बता रहा है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव होगा। और एडवर्ब आपको कल बताया था कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है किसको। एडवर्ब आपका एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है या ज़्यादा बतलाता है हमको किसके बारे में। वर्ब। ये आधा अधूरा जानकारी है। बताओ संजना, आपको मालूम है एडवर्ब क्या किसको किसको मॉडिफाई करता है? किसको किसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब? सब वर्ब या फिर एडजेक्टिव को? और भी है, और भी है, एक और है। वर्ब को, एडजेक्टिव को, नाउन। लास्ट वाला कंफर्म नहीं है। हाँ सुनो सुनो, ये आपका जो एडवर्ब है ना, आपका एडजेक्टिव को भी करता है, वर्ब को भी करता है, और खुद दूसरे एडवर्ब को करता है। खुद दूसरे किसको करता है? एडवर्ब को, याद रखना। समझ में आ गया? यस सर। हाँ। सिंस दे डोंट, देखो, सिंस दे डोंट कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एक कॉन्जुगेट नहीं होता है। कॉन्जुगेट, अरे कॉन्जुगेट से तुमको मैथ वाला क्लास याद आता है? बताओ। यस सर। हाँ तो क्या याद आता है बताओ? तो वो प्लस का माइनस हो जाता है। हाँ तो वो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है? ए ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, किसके बराबर आता है? बताओ बताओ। ए ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेते हैं तो ए के बराबर आता है, और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं एसक्यू हर्मिशियन। आपसे ध्रुव में मिलूंगा, बाद में बात करते हैं, ठीक है? प्लीज़ रिवाइज करिए, राइट? थोड़ा टाइम निकालिए, पुराना पढ़िए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, फिर नया पढ़िए। नया नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, राइट, लेकिन रिवाइज करिए। नया छोड़ दीजिए, नया नहीं भी पढ़ेंगे, थोड़ा भी पढ़ेंगे तो चलेगा, राइट। उसके लिए अगर आप लाइव आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्जुगेट का मतलब फॉर्म चेंज करना, चेंज फॉर्म। तो यानी कि आपका जो इन्फिनेटिव्स होता है ना, कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करता है बेस्ड ऑन पर्सन और नंबर। आपका पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या है? नंबर है। नंबर क्या है? पर्सन और नंबर के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? वो लिख लो आप, पर्सन नंबर लिख लो, टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इन्फिनेटिव्स यूज द बेस वर्ब। तो इन्फिनेटिव्स जो है हमेशा क्या यूज़ करता है? बेस वर्ब, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करता है, विच इज़ सिंगुलर। ओके, इन्फिनेटिव्स जो है आपका सिंगुलर होता है। ओके, here are some examples. Singular subject infinitive. She wants to travel the world. Travel is the base verb, singular form. Okay, तो ये हो गया आपका travel, आपका base verb हो गया। Okay, plural subject infinitive. We decided to go to the movies. Go is the base verb, singular form. तो देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के हिसाब से हो रहा है। देखो यहाँ पे सी जो है आपका कैसा सब्जेक्ट है? सी कैसा है? सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? सर सिंगुलर है। और वी जो है आपका, यहाँ देखो दूसरे वाले में, ये जो वी है ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा इन्फिनेटिव को? यहाँ पे भी टू ट्रैवल ही आया, और यहाँ पे भी वैसे ही आया, टू गो। ये समझ में आ रहा है आपके कि यस सर। इन्फिनेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? इन्फिनेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? वो हमेशा एक ही फॉर्म में रहेगा, और उसका फॉर्म सिंगुलर फॉर्म है, राइट? ये आपका जो ट्रैवल इज द बेस वर्ब है आपका सिंगुलर फॉर्म में। ओके, आपको देखो यहाँ पे इन्फिनेटिव के साथ ही ऐसा है कि वो सिंगुलर फॉर्म इसको बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे बात करेंगे तो रीड का रीड्स अगर हम करते हैं, रीड का रीड्स, तो रीड्स आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, रीड आपका प्लूरल होता है, लेकिन इन्फिनेटिव के साथ अलग होता है। इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव के तौर पे अगर हम बात करें तो कैसे होगा? देर इज अ लॉट टू लर्न अबाउट द यूनिवर्स। देर इज अ लॉट टू लर्न। तो यहाँ पे देखो, अब आपको इतना समझ में आ गया ना, आप लोग सीख गए ना कि इन्फिनेटिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। टू दिखा, टू के बाद वर्ब वन दिखना चाहिए, टू के बाद क्या दिखना चाहिए? वर्ब वन। समझ में का आ गया? फर्स्ट है। हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसी को बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। ओके, लेकिन जस्ट मार्क माय वर्ड्स कि यहाँ पे जो है वर्ब का एक्चुअली ये सिंगुलर फॉर्म है। अगर हम इससे भी पूछें
ट्रैवल used in to travel is not the singular form, not the singular. आपका कोई डाउट हो तो कंफर्म कर सकते हैं. Singular form of verb. Then why you are telling it singular? Just consider it as your friend, right? Who can answer all your doubts. बस आपको लिखने आना चाहिए. आई थिंक ये हिंदी में भी रिस्पॉन्ड करता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में. ओके. 2 plus bare verb usually found in the dictionary are the base verb isn't necessarily the singular form. In English, the base verb can be same for both singular and plural conjugation. Okay. चलो ठीक है, ठीक है. इसको हम इतना ही रखते हैं कि ये आपका जो है सिंगुलर फॉर्म होता है, लेकिन इतना याद रखेंगे इसके बारे में कि टू के साथ हमेशा वर्ब वन आएगा. देयर माइट बी सम रेयर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वेयर एन इन्फिनिटिव सीम्स टू हैव अ प्लूरल वर्ब फॉर्म. हाउएवर there are usually fossilized expressions and not a general rule for infinitive constructions. Remember, the vast majority of the time the base verb in an infinitive will be singular. Okay, तो यही है. या उसको बोल सकते हैं, tell me about the exceptions that you were talking about. Tell me about the exceptions that you were talking about. Okay, idiomatic expression. तो ये एक्सेप्शंस ही आपका क्वेश्चन बनेगा. फ्यू इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस माइट सीम टू हैव अ प्लूरल वर्ब फॉर्म इन द इन्फिनिटिव, बट दे आर फॉसिलाइज्ड. ओके, दैट डोंट नेसेसरी फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामेटिकल रूल्स. Okay, let's. This contraction of let us is technically a plural imperative followed by a bare infinitive without followed by a bare infinitive. However, it's treated as a single unit in modern English. Okay, तो इसको जो है it's treated as a single unit in modern English. So let's go for a walk. Okay, यहाँ पर आपका हो जाएगा let's go for a walk. तो ये यहाँ पे इसमें टू देखो, टू का नीड हट गया है, राइट. और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया है लेटस का, दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेटस. ठीक है, तो लेट्स बना दिया लेटस को. ओके, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे कोई वो यूज नहीं हुआ है टू. ऐसे तो टू गो होता है ना, लेकिन टू हट गया है, तो लेट्स गो फॉर अ वॉक. तो याद रखेंगे लेट्स के साथ, है ना, ये आता है. हिस्टोरिकल यूसेज तो ये है फॉक्स पेस, तो इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं, राइट. बस ये लेट्स वाला ही था, लेट्स गो फॉर अ वॉक. लेट्स का मतलब लेट अस होता है. ओके, आई होप दैट थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू. ओके, नाउ एक मिनट रुक जाओ. औसत भी तो टाइम हो ही गया. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो पूरा कर ही देते हैं जब इतने दूर आए. सिनोनिम्स. सिनोनिम्स तो आपको हम पढ़ा ही रहे हैं, राइट. सिनोनिम्स आपको ऑलरेडी हम पढ़ा ही रहे हैं. जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एसर्टेन, एसर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स. एसर्टेन, तो एसर्टेन का मतलब क्या होता है? एसर्टेन का मतलब क्या होगा बताओ? सिनोनिम्स है ना. तो वेरीफाई. वेरीफाई होगा. वेरी गुड. ही इज ऑलवेज कैप्सियस. वो सब तो हम जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैप्सियस का मतलब क्या होता है. तो पैशनेट. कैप्सियस का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग, है ना. अगर देखो यही बता रहा हूँ, वो जो आपका वो आप बोल रहे हैं ना फीलिंग वाला बात, वो हमेशा काम नहीं करता है, ठीक है, याद रखना. वो काम नहीं करेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. फॉल्ट फाउंडिंग. ओके, कैप्सियस. तो देखो कैप्सियस मतलब क्या होता है? कैप्चर. कैप्सियस से कैप्चर आ रहा है, और कैप्चर हम किसको करते हैं? चोर को, थीफ को. और थीफ को अगर हम कैप्चर करते हैं तो थीफ क्या होता है? थीफ में फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट फाइंडिंग थोड़ा उससे रिलेट कर सकते हैं, है ना. कमिश्री, तो फिर कमिश्री से आपको ऑफिस लगेगा पक्का, तो कैंटीन. लेकिन वो कैंटीन है. इसीलिए बोल रहे हैं कुछ चीज़ें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. यही है. बाकी ये आपका जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे रोज पेयर्ड वर्ड्स का, पेयर्ड वर्ड्स का, राइट. तो यही वो पेयर्ड वर्ड्स है. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, राइट. इस तरह का पेयर्ड वर्ड्स आता है आपको. प्लेन एंड प्लेन. ओके, होमोनिम्स में
ये 2023 से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आएगा आपका अब, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन पढ़ के हो जाता है, राइट। प्लेन और प्लेन, ये आपका प्लेन कौन सा प्लेन है? ये आपका 2D प्लेन जो होता है, 3D प्लेन जो होता है, वो प्लेन भी कह सकते हैं, या जो कोई भी फ्लैट सरफेस होता है, ये आपका वो प्लेन है। और ये प्लेन है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। प्लेन्स मीन समथिंग दैट फ्लाइज, तो ये प्लेन भी तो वही प्लेन है जो फ्लाई करता है। प्लेन्स मीन्स अ फ्लैट सरफेस और प्लेन मीन्स समथिंग दैट फ्लाइज। ओके, प्लेन मीन्स द फ्लैट सरफेस एंड प्लेन मीन्स टू एलेबरेट, मीन्स नॉट एलेबरेट। प्लेन मीन्स समथिंग दैट फ्लाइज एंड प्लेन मीन्स फ्लैट सरफेस, और प्लेन मीन्स नॉट एलेबरेट। तो देखो प्लेन का मतलब तो ये जो आपका प्लेन है, प्लेन, तो सी ऑप्शन। सी होगा। यस सर। ओके, चलो ठीक है, देख लेना, इस पे हम आएंगे बाद में। तो जो आपका प्लेन होता है ना, प्लेन, ये आपका प्लेन, आप ज्योग्राफी में प्लेन्स पढ़ते हैं, उसमें कौन सा प्लेन्स होता है जो समतल मैदान होता है, वो इसमें से कौन सा प्लेन होता है? सर INS। प्लेन्स मतलब, अगर वो ज्योग्राफी वाला अगर प्लेन्स आईएनएस होता है तो प्लेन्स मतलब फ्लैट सरफेस होगा, राइट। तो प्लेन्स मतलब फ्लैट सरफेस होगा, तो उसके बाद जो प्लेन, अगर एक बार प्लेन का मतलब फ्लैट सरफेस हो गया तो फिर ये गलत हो जाएगा, राइट, और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये एलेबरेट, पोलेबरेट क्या होता है? तो प्लेन्स मीन्स समथिंग दैट फ्लाइज। ओके, तो इसमें थोड़ा देखो, अभी वर्ड आ गया ना, देखो अभी वर्ड आया कि नहीं आया, ये देखो, डिसेंट और डिसेंट। अब डिसेंट का मतलब अभी अभी आपको पता था, डिसेंट का मतलब क्या होता है? मतभेद। तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे, डिसेंट मीन्स हैविंग आइडिया डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ्स और ऑफिशियल पोजीशन। ओके, डिसेंट मीन्स हैविंग आइडिया डिफरेंट फ्रॉम जेलस, इसमें दोनों में तो सेम है, इसमें अलग दिया हुआ है डिसेंट मीन्स ऑफ, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। अब आगे पढ़ो, डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है? आपने डिसेंट पढ़ा होगा कि ये लोग सेम डिसेंट के हैं, सेम डिसेंट मतलब सेम लीनियज, ठीक है। तो डिसेंट का मतलब क्या होगा? बताओ। डिसेंट मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस, और डिसेंट मीन्स बीइंग ऑफ एक्सेप्टेबल। अच्छा, डिसेंट है क्या? डिसेंट है, डिसेंट, डिसेंट मीन्स आइडिया डिफरेंट, डिसेंट मीन्स, ओके हाँ बताओ, इस दोनों में से बताओ, ए और बी में से बताओ। मुझे लगता है ये होना चाहिए सर। हम्म, ए। डिसेंट का मतलब होता है, देखो एक आपका वर्ड होता है एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना, और एक होता है आपका डिसेंट, उसका मतलब होता है नीचे आना। और एक जो डिसेंट होता है वो अलग होता है, डिसेंट, है ना, उसका डिसेंट लुक था, है ना। डिसेंट का मतलब अलग होता है, एक होता है आपका डिसेंट, एक होता है आपका डिसेंट। सुना है डिसेंट, इस वर्ड को सुना है, डिसेंट? यस सर। हाँ, उसका लुक डिसेंट था, या उसका कार डिसेंट, डिसेंट था, डिसेंट हाउस है उसका, ये। तो यही है, तो इसको इस तरह से थोड़ा करते हैं, थोड़ा बहुत आपको मतलब पता होता है, थोड़ा बहुत इसमें जो है एलिमिनेशन करते हैं, और उसके बाद हम इसको फिगर आउट करते हैं, ऑप्शन यूज करते हैं इसमें, और फिर एलिमिनेट करके फिर दिमाग लगाते हैं। तो इससे आपको 10 का 10 नंबर मिलता है, राइट। फिर एंटोनिम्स, है ना, इनका एंटोनिम्स भी कमाल का होता है ना, कन्फ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी, है ना, नेचर में सोचने के लिए। तो अगर आपको समझ में तुरंत आ जाता है तो उसी को करिए, वरना कुछ कुछ क्वेश्चन लैंड माइन्स होता है, याद रखना, सब क्वेश्चन नहीं करना है। 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको फंसाने के लिए जानबूझ के वहाँ पे लैंडमाइन सेट किया गया है। तो उसको समझना कि जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है वो लैंडमाइन है, वो किसी से नहीं बनने वाला है, आपका टाइम खाएगा, इसलिए आप दूसरे को बनाइए। आई थिंक ये ऑस्टेंटेटियस तो शायद पढ़ा है, शायद ऑस्टेंटेटियस पढ़ा है क्या? ऑस्टेंटेटियस, बोलो। कि ऑब्स्टेनिटेट, ऑब्स्टिनेट था वो, कोई सिनोनिम नोट करेगा तो सर बताइए। ऑस्टेंटेशन था। क्या था? ऑस्टेंटेशन, डींगे हाँकना। हाँ अच्छा, ऑस्टेंटेशन था, मतलब पढ़ा है ना फिर। यस सर। तो यही वर्ड है, देखो आपका ये उसमें भी आ रहा है, आपका पी वाई क्यू सर में भी है। मॉडेस्ट होगा मेरे ख्याल से। ऑस्टेंटेशन देखो पढ़ा है, और ये आपका पीआईक्यू में भी आ रहा है। तो देखो, ऑस्टेंटेटियस बिहेवियर मतलब सरप्राइज एवरीवन, मतलब जो आदमी बहुत डींगे हाँकता है, तो उसको सब लोग सरप्राइज थे कि अरे मेरे पास ये है, कार है, वो है, तो ऑब्वियसली सरप्राइज हो जाएंगे। तो ऑस्टेंटेटियस बिहेवियर का उल्टा ढूंढना है आपको, तो उल्टा ढूंढना है, तो उसका उल्टा क्या होगा? ऑस्टेंटेटियस बिहेवियर का उल्टा क्या होगा? आपको पता है मॉडेस्ट का मतलब? आपको पता है कि मॉडेस्ट का मतलब होता है कि जो आदमी
जो है नॉर्मल बिहेव करे, राइट। ओके, मॉडेस्ट आदमी कौन सा होता है? मॉडेस्ट आदमी वो होता है जिसके पास थोड़ा सेंस हो, मॉडेस्ट बिहेवियर हो, राइट, इसका मॉडेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यही है, आपको क्या करना है, जब भी आपको नया वर्ड सिनोनिम्स आपको पढ़ाया जा रहा है, आप क्या करिए, जो आपको प्रोसेस फॉलो करने बोला गया है उसको फॉलो करिए। गूगल पे जाइए, उसका सिनोनिम सर्च करिए और एंटोनिम सर्च करिए। जो टॉप का 3-4 सिनोनिम है उसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, थोड़ा एफर्ट्स डालिए, राइट। आपको बस एक ही बार करना है, बिलीव मी, एक बार का आपका 100 डेज़ का एफर्ट होगा, उसके बाद बिलीव मी कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। 4 महीने का ही बस एफर्ट्स है, तो सिर्फ साथ मिलके वो एफर्ट्स डाल दीजिए, राइट, है ना, बिना कुछ सोचे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है आपका, अब तो बस ख़त्म करना है, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ समय और बचा है। बस आपको ये आरसी बताते हैं और उसके बाद थोड़ा जो है आपको आरसी बताने के बाद, मेरे पास 6 बजे तक का टाइम था, आरसी बताने के बाद आपको फिजिक्स थोड़ा बताएंगे और उसके बाद फिनिश करते वक्त आई विल टेल यू अबाउट हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। सिनोनिम्स ऑलरेडी आपको दिखा दिया, प्लीज़ रिवाइज करते रहिए। एंटोनिम्स, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब पे बहुत डिस्कशन हो गया, ग्रामर का रूल वगैरह रिवाइज करते रहिए। जेमिनी एआई पे जाइए और थोड़ा ये सब टॉपिक जो है ना, आपको 10-10 मिनट लगेगा रोज़। जेमिनी एआई पे 10 मिनट भी देंगे ना आप, 10 मिनट, और उसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे अपने पास अपने फ़ोन में, है ना, तो आपको पूरा ग्रामर समझ में आ जाएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा, राइट। तो वहाँ से बेसिक क्लियर करिए, एक टॉपिक चुन लीजिए कोई भी रोज़ और उससे आप क्लियर कर लीजिए उसको, ठीक है, तो आपका फ़ायदा होगा। अब पैसेज पे आ जाते हैं। पैसेज इस बार आने लगा है ना एनडीए में, तो पैसेज में आपका 46, 47, 48, 49, 50 फ्री का आपका जो है, अब तो क्लोज टेस्ट भी आने लगा है। क्लोज टेस्ट मालूम है? क्लोज टेस्ट, यस, इस बार आया था। हाँ, फिल इन दी ब्लैंक्स करके रहेगा। बहुत आसान आसान रहता है वो भी आपका वर्ड इशू यूसेज से डिपेंड करता है कि आपको ये फ्रेजल वर्ब वगैरह थोड़ा आता है कि नहीं, इसलिए फ्रेजल वर्ब बिल्कुल मिस मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि उसी से क्लोज टेस्ट रिलेटेड होता है फिर। ओके, उसी से एरर में भी आता है वो सबको, उनको एग्जामिनर को पता है कि ये लोग क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पता है, उनको पता चल गया है कि यू आर नॉट स्टडिंग फ्रेजल वर्ब्स, यू आर नॉट स्टडिंग फिक्स प्रीपोजिशंस, एंड व्हाट एल्स यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट स्टडिंग एंटोनिम्स, यू आर नॉट स्टडिंग होमोनिम्स, ये सब। देन ही विल बी आस्किंग सेम, वही पूछेंगे। उनको पता है कि ये सब सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, ग्रामर का रूल, ग्रामर का रूल, एवरीबडी इज जस्ट क्रेजी अबाउट ग्रामर रूल, ग्रामर ग्रामर ग्रामर। ओके, बट यू फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके, टू बी डिफरेंट। सो नाउ इसमें पैसेज में आपका क्या होता है, नॉर्मली आप पैसेज को पहले पढ़िए। देखिए, पैसेज में नॉर्मली लोग बोलते हैं कि पहले आपको जो है क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए, राइट। तो हाँ, आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। देखो, क्वेश्चंस पढ़ो। वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर कांट पीपल बी मोटिवेटेड टू यूज अ रिसोर्स प्रूडेंटली। तो प्रूडेंटली सिनोनिम था, याद आया? प्रूडेंटली बताया है, प्रूडेंटली का मतलब क्या होता है, याद करो। प्रूडेंटली का मतलब होता है ध्यान से, है ना, सोइंग केयर, वो जो आदमी सोच समझ के काम करे, सोच समझ के काम करे। बोलो हाँ ना बोलो, बताया है। यस सर। सो प्रूडेंटली का मतलब होता है कॉशियसली। अब सोचो सिनोनिम पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ, कि आपको पैसेज भी समझ में आएगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर कांट पीपल बी मोटिवेटेड टू यूज अ रिसोर्स प्रूडेंटली। तो क्या लगता है, राइटर के हिसाब से लोगों को मोटिवेट क्यों नहीं किया जा रहा है, ताकि वो रिसोर्स का जो है ना यूज थोड़ा प्रूडेंटली कर लें, ध्यान से कर लें, है ना। लोग सब बर्बाद करते रहते हैं रिसोर्स को, लोग सब जो है रिसोर्स को जो है क्या करते हैं, बर्बाद करते रहते। कोल है, पेट्रोलियम है, पानी है, पानी को तो, है ना, पानी को तो बहा देते हैं एकदम, है ना। बिजली है, बिजली को तो कुछ समझते ही नहीं है, राइट, फ़ैन ऑन करके छोड़ दिया कभी। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं वो ऐसा? तो सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल अफेक्ट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनका जो खुद का हित है। पीपल रूटेड इन ए लोकेलिटी, यानी थोड़ा आपको देखो, आप बताओ, क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लगा कि पैसेज किस बारे में होगा, यस सर। किस बारे में होगा? सर, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के तरीके के बारे में, लोग कैसे उन्हें यूज करते हैं या फिर क्यों उनको प्रिजर्व नहीं करते हैं। हाँ, व्हेन डू पीपल यूज रिसोर्सेज एग्जॉस्टिवली, एग्जॉस्टिवली मतलब ऐसे यूज करना कि ख़त्म हो जाए, राइट। विच अमंग द फ्लोइंग इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग विद द वर्ड डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब, ये तो वो नहीं भी बताएगा तो हम बता देंगे, राइट। डिप्लीट का मतलब क्या होगा, बताओ इनमें से। एग्जॉस्ट। खत्म, ये तो ऐसे ही बन गया। तो देखो, बस आपको सबसे पहला याद रखना, आरसी का आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, हर जगह काम करेगा। आरसी का ट्रिक यही है। आरसी में सबसे पहला स्टेप होता है रीड क्वेश्चंस ओनली। क्वेश्चन का ऑप्शन मत पढ़ना, विदाउट ऑप्शंस, टू हैव सम आइडिया अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज, टू हैव सम
आइडिया अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज। सो आपको इससे जो है पैसेज का थीम का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद गो टू द पैसेज, गो टू द पैसेज एंड रीड इट, एंड रीड इट वन टाइम क्विकली, आराम से समझो, रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। थोड़ा समझ समझ के पढ़ो नॉर्मल स्पीड पे। स्पीड, अगर रीडिंग स्पीड आपको अच्छा करना पड़ेगा, रीडिंग स्पीड आपको अच्छा करना पड़ेगा, उसके लिए कोई चारा नहीं है, नो शॉर्टकट्स। स्टार्ट रीडिंग सम न्यूज़पेपर्स। अब तो डिजिटल भी अवेलेबल है, राइट? अब तो डिजिटल भी अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन एनी टेलीग्राम चैनल और एनी चैनल लाइक दैट, ओके, है ना? आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है आप यू मैसेज मी, आई विल गिव यू द टेलीग्राम चैनल। उनका कुछ ऐसे आता है, पेड सब्सक्रिप्शन है उनका, है ना, बट बहुत सस्ता है। द एक्सप्रेस जो है आपका, द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, वो आपको ऐसे तो 10 रुपये का पड़ता है, राइट? उनका सब्सक्रिप्शन 999 का पड़ता है ई पेपर का, लेकिन उस ग्रुप में वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उनका 10 रुपये में 1 महीने का आपको मिल जाएगा न्यूज़पेपर, ओके। और आई थिंक 100 रुपीज़ के आसपास में आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, और रोज़ आपको पेपर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उनका आपका जब सब्सक्रिप्शन खत्म होगा फिर रिन्यू करना पड़ेगा, तो उसमें जाइए और डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने का इनॉर्मस फ़ायदा, इनॉर्मस, यू स्टे अपडेटेड, यू स्टे अपडेटेड ऑन व्हाट इज़ गोइंग नेशनली, इंटरनेशनली। जीडी में आप बोलेंगे, लेक्चरेट में आपको बोलेंगे, वहाँ पे जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन सब मुद्दों पे, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा ये करंट अफेयर से, राइट? तो वो आप बोल पाएंगे, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा, आपको बहुत सारे मुद्दों पे पता होगा। तो इसका तो मतलब इनॉर्मस इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर पढ़ने का, राइट? तो वो करिए आप, तो रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगा। उसके बाद जब आप पैसेज एक बार पढ़ लें, जब आप पैसेज एक बार पढ़ लें, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्वेश्चन टू पैसेज रिलेट करना है। क्वेश्चन टू पैसेज, देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टू पैसेज, कीवर्ड कनेक्टन, कीवर्ड कनेक्टिंग या फिर कीवर्ड कनेक्शन, खत्म। बस क्या करना है, जल्दी जल्दी, ये वर्ड क्वेश्चन में यहाँ है, पैसेज में कहाँ है, ये वर्ड क्वेश्चन में यहाँ है तो पैसेज में कहाँ है, ये वर्ड क्वेश्चन में यहाँ है तो पैसेज में कहाँ है, यही चीज़, तो पैसेज में कहाँ है, बस वर्ड ढूंढो और उसके बाद आंसर मिल जाएगा उसके आसपास, पैसेज में कहाँ है, बस। तो ये 3 स्टेप है। कुछ लोग सेकंड स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट थर्ड पे आते हैं, लेकिन उसको उनको दिक्कत होगा जब ऐसा पैसेज आए जिसमें थीम पूछा जाए, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, राइट? कि ये भावना क्या कहना चाहता है राइटर। कभी कभी पैसेज में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको बताना पड़ेगा कि राइटर इस बताइए इस पैसेज का एक हेडिंग दीजिए, सूटेबल हेडिंग राइटर के हिसाब से, तो उसमें आपको थीम पता होना चाहिए। सो नाउ सी, इफ आई रीड इट, ओके, पीपल बाय एंड लार्ज आर कंसर्न विथ एंड परस्यू सेल्फ इंटरेस्ट। जो लोग हैं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं खुद के भलाई के लिए। दे आर अनलाइकली टू बी मोटिवेटेड टू यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बहुत कम चांस है कि उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करें इन अ प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फैशन, ओके, और वो भी उसको जो है प्रूडेंट और सस्टेनेबल फैशन में यूज करें। दे आर अनलाइकली टू बी मोटिवेटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो कुछ कंडीशन में जो है और भी उनको मोटिवेट करना जो है वो है अनलाइकली है। अनलाइकली मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उनको रिन्यूएबल रिसोर्स पे आप लेके आएँ। इफ़ देयर रिसोर्स कैचमेंट्स आर वास्ट, एक तो रीज़न है कि उनके पास जो रिसोर्स है वही अभी उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, जैसे कोयला उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम लगता है बहुत ज़्यादा है ना। सो दैट डिग्रेडेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पोर्सन, ओके, अफेक्ट्स देम वेरी लिटिल। तो अगर उनको ये लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन वो हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ दे हैव ओपन बिफोर देम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज एनी वन रिसोर्स एलिमेंट इज डिप्लीटेड, या फिर उनको पास कोई ऑल्टरनेट प्लान है, जैसे मान लो फॉसिल फ्यूल अगर डिप्लीट भी हो जाए तो ऑल्टरनेट प्लान क्या है रिन्यूएबल के अलावा? बोलो। फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाते हैं ना, अरे फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाते हैं, और किससे बिजली बनाते हैं हम? वाटर। हाँ, तो वाटर और न्यूक्लियर से बनाते हैं, न्यूक्लियर से। यस सर। बस 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 वही है आपका। तो उनको अब जब उनके पास है ही अल्टरनेट प्लान तो वो क्यों शिफ्ट करेंगे उस पर, है ना, रिन्यूएबल पे, सोलर पे। इफ़ दे कंट्रोल ओवर द रिसोर्स, इफ़ देयर कंट्रोल ओवर द रिसोर्स बेस इज टीन्यूअस। अब देखो ये सिनोनिम से ही आपको, जिसका सिनोनिम अच्छा होगा उसको ये इसका मतलब पता होगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, और ये वर्ड आएगा आपका सिनोनिम में, ठीक है, टीन्यूअस, ओके। तो आप जब PIQ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं भी, आई एम रिपीटिंग, कहीं भी आपको नया वर्ड मिले आप उसको नोट कर लीजिए अपने फ़ोन के उसमें, ओके।
word is power, right? The more words you know, the more greater your life is. Okay, the more your knowledge. Their control over the resource base is tenuous. मतलब उनको लगेगा कि मेरा कंट्रोल तो tenuous है, मतलब strong है, so that others may at any time deplete a resource they value even if they use it in a restrained fashion. अच्छा, इसका मतलब कुछ और है. ओके ओके ओके. टेनुअस का मतलब कुछ और होता है. टेनुअस का मतलब आपका होता है कि उनको ऐसा वेरी लगता है. बोलो. वीक होता है, वेरी वीक स्लाइट, बहुत हम्म. थोड़ा सा। हाँ, ये आपको मतलब से पता चल रहा है, ठीक है. तो टेनुअस मतलब जो है बहुत वीक. उनको लगता है कि मैं अगर ना भी करूँ तो दूसरे लोग तो फिर भी ख़त्म कर देंगे, फिर क्या फ़ायदा है ना. इंडीड एग्जॉस्टिव यूज इज हाईली लाइकली व्हेन एनी वन ऑफ दीज थ्री कंडीशन ऑब्टेन्स. इट इज़ ओनली व्हेन पीपल परसीव देयर रिसोर्सेज कैचमेंट्स एज लिमिटेड. जब उनको लगेगा कि कैचमेंट्स लिमिटेड है यार, फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एग्जॉस्ट हो जाएगा, रिसोर्स एलिमेंट जो है एज नॉट रेडली फिजिबल एंड देयर ओन कंट्रोल, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर वाला है वो इतना भी रेडली फिजिबल नहीं है. फिजिबल मतलब पॉसिबल. कौन आदमी तुरंत अपने घर के पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लेगा, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आप बोल रहे हैं वो तो भाई नदी के पास ही लगेगा. देयर ओन कंट्रोल ओवर द रिसोर्स बेस एज सिक्योर. विल दे बी मोटिवेटेड टू यूज़ द रिसोर्सेज इन अ प्रूडेंट फैशन. तब वो मोटिवेट होंगे कि हाँ, मेरा कम से कम अपना कंट्रोल तो है ना कि रिसोर्स बेस सिक्योर रहे. पीपल रूटेड इन अ लोकेलिटी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर ओन कंट्रोल ओवर द रिसोर्स बेस एज सिक्योर. तो उनका ओन कंट्रोल जो है रिसोर्स बेस को लेके वो सिक्योर है, वो कैसे यूज करते हैं. पीपल रूटेड इन अ लोकेलिटी एंड रिटेनिंग कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज base are most likely to fulfill all three prerequisites for sustainable resource use and therefore to behave in ways conducive to the conservation of biodiversity within their localities. Okay, तो यही है कि कुछ लोग अगर एक लोकेलिटी में रहते हैं और वो कंट्रोल लोकेट करते हैं अपने रिसोर्स बेस पे, तो ये ऑल थ्री क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं सस्टेनेबल यूज के लिए और एक कंड्यूसिव वे में बिहेव करते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो. ठीक है, तो ये मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, राइट. एग्जाम में आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा, आपको खुद पढ़ना होगा और जल्दी जल्दी समझना होगा. वंस डन विद दैट, नाउ कम टू द क्वेश्चन. वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर कांट पीपल बी मोटिवेटेड टू यूज अ रिसोर्स प्रूडेंटली. तो अब बताओ. दे फील दैट द अदर्स में ओवर यूज द रिसोर्स. ओके. इट इज़ पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट द रिसोर्स. ओके. अबंडेंस ऑफ द रिसोर्स अवेलेबिलिटी. क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या होगा? उनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग ओवर यूज कर लेंगे, तो इसलिए हम क्यों करें, है ना. क्यों करें वो. और उसके बाद हाँ बोलो क्या होगा. सर सेकंड वाले में कंफ्यूजन है, फर्स्ट और थर्ड तो सही है। अरे सेकंड वाले में भी अगर आप ध्यान से पढ़ते तब तो. यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है. ये क्या लिखा है यहाँ पे देखो. पॉसिबिलिटीज ऑफ, यहाँ पढ़ो लास्ट. इफ़ दे हैव ओपन बिफोर देम पॉसिबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक खत्म हो जाए तो हम दूसरा ले आएंगे. ठीक है. यस सर। हाँ, तो उसी ध्यान से पढ़ने से होगा, तो सब सही है इसमें. तो क्या हो जाएगा? डी. डी ऑप्शन। वाई डू पीपल यूज रिसोर्सेज एग्जॉस्टिवली. क्यों यूज़ करते हैं? व्हेन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्स इज फैसिलिटेड बाय एनजीओ. एनजीओ का तो कुछ था ही नहीं. व्हेन द रिसोर्स इज अबाउट टू एक्सपैंड, तो रिसोर्स अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो एक्सपैंड तो वो थोड़ी होगा. व्हेन द रिसोर्स यूज हैज लिटिल इम्पैक्ट देन दे डिजायर डेस्परेटली फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये थोड़ी होगा, ये तो गलत है. डी गलत है. उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिजायर होगा तो क्यों ज़्यादा यूज़ करेंगे. ये तो ठीक है. व्हेन द रिसोर्स यूज हैज लिटिल इम्पैक्ट. हाँ, ये क्या सी लग रहा है आपको? सी लग रहा है. यस सर। व्हेन द पीपल यूज रिसोर्सेज एग्जॉस्टिवली, ये आपका यहाँ पे सी लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिसोर्स का यूज़ करने से कोई इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा नहीं. रिसोर्स यूज हैज लिटिल इम्पैक्ट. ओके. यहाँ पे देखो, एनी पर्टिकुलर पर्सन अफेक्ट्स देम वेरी लिटिल. अफेक्ट्स देम वेरी लिटिल. ओके, यहाँ बोल रहा है ना. तो ये पीपल के बारे में पूछ रहा था कि किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पीपल पे. तो उनको लगता है कि क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा. सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल अफेक्ट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज पॉजिटिवली, इरेटिकली, अफर्मेटिवली, इनडिफरेंटली. क्या होगा? लोग अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे. इनडिफरेंटली। नो, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया था. अरे इनडिफरेंटली मतलब उनको कोई, इनडिफरेंटली का मतलब होता है इनडिफरेंट, मतलब कोई फर्क ही ना पड़े. ये थोड़ी होगा. पॉजिटिवली भी नहीं होगा. बताओ क्या होगा.
अरे अब तो सर उसके लिए बीच वाले दोनों का मतलब पता होना चाहिए। हाँ तो मतलब ना भी पता हो, मतलब तो पता होना चाहिए, वो तो सिनोनिम पढ़ेंगे तब पता लगेगा, है ना। नहीं भी पता है तो इस दोनों में पॉजिटिव वर्ड कौन सा लग रहा है, पॉजिटिव। अफर्मेटिव। तो निगेटिव कौन सा लग रहा है। इरैटिकली। तो यही होगा फिर, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट से तो निगेटिव बात ही होगा ना। हम्म। तो इराटिक का आप मतलब देखिए, इराटिक का मतलब क्या होता है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट 5 मिनट्स देखिए। ठीक है। नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट। ओके। पीपल रूटेड इन अ लोकेलिटी, क्या क्या होगा इसमें। तो किसी चीज या उसकी क्वालिटी के बारे में जब बात की जाए। किसका मतलब बता रहे हो आप, इरेटिकली। यस सर। इरेटिकली का मतलब क्वालिटी थोड़ी होता है, इरेटिकली का मतलब होता है आपका, कहाँ आप मतलब देख रहे हो। इरेटिकली का मतलब होता है अनसर्टेन, चेंजेबल, राइट। इरेटिक मतलब होता है Change चेंजेबल। without reason used about a person's behavior or about the quality of something हम्म। that you can never be sure of. हाँ तो वो भी तो पढ़ो, यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ। मतलब उसका जो वो जो मतलब कंडीशन है वो अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं क्या होगा, है ना, अनप्रिडिक्टेबल। Yes. इसका बताओ, पीपल रूटेड इन अ लोकेलिटी। Consume resources freely. जनरेट रिसोर्सेज, बीच वाले में से दो तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे सी होगा, सी। यहाँ पे क्या था, पीपल रूटेड इन अ लोकेलिटी एंड रिटेनिंग कंट्रोल ओवर their resources are most likely to fulfill all the prerequisites for a sustainable resource use and therefore to have wage in conducive way to conservation of biodiversity within their localities. बिलीव इन कंजर्वेशन, उनके बारे में सही बात लिखा हुआ है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक लोकल इलाके में अगर कोई रहता है तो लोकल इलाके में लोग क्या चाहेंगे, जो लोकल आदमी है वो क्या चाहेगा कि मेरा जो इलाका है यहाँ पे पेड़ जो है, पहाड़ जो है, ये क्या रहे, ये सेफ रहे। क्यों, क्योंकि इन्हीं पेड़ पहाड़ झरना पानी, इसी से फ्रूट्स वगैरह सब उसको मिलेगा। समझ में बात आ रहा है। यस सर। इसलिए लोकल पीपल तो सेव करेगा। आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना है, जो पैसेज में दिया है वही वही लिखना है। समझ में आ गया। यस सर। ओके, सो दिस इज इट। नाउ आई हैव 2 more minutes, आई विल बी डिस्कसिंग दिस, वेट। आई होप आप आज आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आया हो। आई टच अपॉन की एरियाज, राइट, जो भी मेरे को बताना था। आई होप कि जो है फिजिक्स में भी आई टच अपॉन सर्टेन पॉइंट्स। ओके, आई विल अर्ज यू टू go and solve again these all numericals that are there, okay, in class 9th old NCERT, right, okay, and then I will be moving। आज आपको कल वो मिल जाएगा, राइट, टुडे आई विल वर्क ऑन दैट थिंग, जो आपको बोला था प्लान वगैरह, वो मिल जाएगा, ठीक है, कैसे करना है आगे, कौन कौन सा चैप्टर करना है, आज या कल में आपको आई विल बी प्रोवाइडिंग। सो बाकी कहाँ गया, बस ख़त्म करते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलता हूँ। हिमाचल प्रदेश का बताओ, हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊपर में आपको क्या मिलेगा, बताओ हिमाचल प्रदेश के ऊपर में, चलो बिना मैप के पूछता हूँ, बोलो। चंबा। हिमाचल प्रदेश के ऊपर में, चंबा। अरे हिमाचल प्रदेश को कौन सा वो बॉर्डर करता है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। लद्दाख, फिर जम्मू, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर चाइना। ओके ओके। एंड देन इसमें ही आपको मिलेगा लैंड ऑफ द गॉड्स कहते हैं उसको, होम है दलाई लामा का। उसके बाद यहाँ पे आपको सोलर पावर, हैंडीक्राफ्ट्स, ब्यूटीफुल लेक मिलेगा। 3 लेक था, बताओ कौन कौन सा लेक था। लेक, रेणुका लेक जो कि सबसे बड़ा है। रेणुका लेक जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है, रेणुका लेक सबसे बड़ा है। दल लेक आपको यही मिलेगा धर्मशाला में। और और धर्म, परासर लेक। हाँ, और धर्मशाला और लाहौल स्पीति में ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, धर्मशाला और लाहौल स्पीति में ज़्यादा बारिश।
धर्मशाला में होती क्या? हाँ, क्योंकि उधर पेड़ ज़्यादा है। सूरज ताल आपको मिलेगा, सूरज ताल यहीं पे मिलेगा कीलोंग में, राइट। और कीलोंग से याद आया, कीलोंग से आपको हिक्किमधर याद आता है, हिक्किमधर। यस सर। हाँ, तो कीलोंग से आपको हिक्किमधर, परासर लेक आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और मंडी से आपको आईआईटी मंडी याद आना चाहिए, राइट। ओके। यस सर। वहाँ की कुल्लू दशहरा, कसोल को मिनी इजराइल बोलते हैं। और धर्मकोट एक जगह था जिसमें और लड़ाई था मिनी इजराइल बनने के लिए। कालका शिमला रेलवे लाइन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपको पता ही है। बहुत सारा चीज़ इसमें और था। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन एशिया हिकिमधर, वर्ल्ड हाईएस्ट स्टेचू आपका जाकू हनुमान, एमटीबी हिमालय आपका क्या है, एक बाइक रेस है। फॉसिल विलेज ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं बताओ, फॉसिल विलेज ऑफ इंडिया। देखो, फॉसिल विलेज ऑफ इंडिया, सर लैंग्जा लैंग्जा। लैंग्जा को स्पीति बोलते हैं फॉसिल विलेज ऑफ इंडिया। और की गोम्पा याद आता है, इंडिया हाईएस्ट मोनेस्ट्री क्या है, की में। गोम्पा। और इसमें कौन सा सेक्ट रहता है, गेलगुपा सेक्ट, याद आया, गेलगुपा सेक्ट। यस सर। हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन आपको मिलेगा कहाँ पर, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। सर ताशी गैंग में मिलेगा। अरे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में, हाँ सर, ताशी गैंग में ही। फांसी गैंग है क्या। यस सर। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हिकिमदार स्थिति में। मतलब मैं वो बोल रहा हूँ ना कि आप हिमाचल प्रदेश लगा के सर्च करिएगा, ठीक है। फांसी गैंग, अच्छा। तो हाईएस्ट तो हिकिमदर क्या है फिर, हिकिमदर। सर हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे इसमें भी तो वही लिखा है, हिकिम। सर ताशी गैंग हाईएस्ट पोलिंग बूथ है हाँ, और हिकिमदार हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। लेकिन दोनों दोनों वहीं लोकेटेड है क्या, सेम लोकेशन पे लोकेटेड है, हिकिम पे। तो स्पीति में ही होंगे दोनों फिर। हाँ, वही फिर नहीं, आपको कंफर्म करना है, ठीक है। वो कहाँ लोकेशन, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैप का मतलब होता है सबका लोकेशन एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप कभी हिमाचल घूमने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, ठीक है, बिना किसी से सर पूछे। हिकिम तो स्पीति में ही है। हिक्किम स्पीति में है, ये कंफर्म है। अरे मेक श्योर मैम यू कंफर्म दिस, ओके, अगले बार से। हिक्किम आपका यहाँ, तो हिक्किम में ही आपका दोनों चीज़ है, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है ना। हिक्किम में ही आपका दोनों चीज़ है, हिक्किम हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। जो ताशी गैंग किन्नौर में दिखा रहा है। देवर 45 वोटर्स इन ताशी गैंग, विच इज द हाईएस्ट अल्टीट्यूड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, हिक्किम विलेज। ताशी गैंग आपको कहाँ दिखा रहा है, किन्नौर में सर। ओके। किन्नौर ना, किन्नौर 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 यहाँ है, ये है आपका किन्नौर। और सिक्किम इज इन किन्नौर, सिक्किम आपका किन्नौर में है। सिक्किम इज ए विलेज अलग है, सिक्किम इज ए विलेज इन लाहौल एंड स्पीति। यस सर, स्पीति में है। तो ये तो दोनों अलग हो गया ना फिर। सर हो सकता है थोड़ा बॉर्डर शेयर करता हूँ, मैंने तो सर्च किया तो अलग अलग दोनों डिस्ट्रिक्ट में दिखा रहा है। हाँ, लेकिन वही दिक्कत है ना, उस पोस्ट में, इस पोस्ट में जो है वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, देखो ये जो फोटो है इसके ऊपर लिखा है सिक्किम, ओके। लेकिन आपके हिसाब से तो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन तो वहाँ है, क्या कहते हैं, ताशी गैंग में। यस सर। और हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, तो ये हिक्किम कुछ होगा मेरे हिसाब से फिर। ये हिक्किम कोई रीजन होगा या कोई माउंटेन होगा, पता नहीं, यस सर। ऐसा कुछ होगा, यही है। बाकी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, आपको याद आएगा इंडिया के पहले वोटर थे कौन, तो सरमचंद नेगी। श्याम सरन नेगी।
यस सर। और यहाँ पे मम्मी मिलेगी, नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो यहाँ पर है ही, स्मोक फ्री स्टेट है अपना, लैंड ऑफ गॉड्स है, मिनी इजराइल का सोल है, मोटरेबल रोड, हाई एशियाज हाईएस्ट विलेज विद अ मोटरेबल रोड। ये क्या है, एशियाज हाईएस्ट विलेज विद अ मोटरेबल रोड? मतलब फिर आपने सर्च नहीं किया है तो ऐसे कैसे होगा? सर बताया तो कॉमिक। आवाज़ नहीं आ रहा है आपका। अब माइक बंद करके बताएंगे तो कैसे आवाज़ आएगा? बोलिए फिर से, क्या था? कॉमिक कॉमिक। स्पेलिंग? KOMIC कॉमिक। कॉमिक? कॉमिक कहाँ पड़ता है? सर है ना, मेरे को पता है, आप सिर्फ कॉमिक लिख के छोड़ दे रहे हैं, है ना। डोंट डू डैट। फिर आपको वो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जब हिमाचल प्रदेश जाएंगे आप कॉमिक कॉमिक पूछते रह जाएंगे सबसे। आपको पता होना चाहिए कि कॉमिक एग्जैक्टली कहाँ। चलो ठीक है, छोड़ो, ढूंढ के लाना उसको। वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड आपका धर्मशाला। ठीक है, यही सब चीज़ें आप इसको याद रखिए। लाहौल स्पीति में था वो कॉमिक। हाँ यस, अब देखो, अब आपको सही भी लगेगा सोचने में, है ना। वरना आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जाके चिल्लाते रहेंगे कॉमिक कॉमिक, कौन सुनेगा आपका कॉमिक, है ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम जाएंगे कॉमिक अगर जाना है तो लाहौल स्पीति जाएंगे। ओके, तो वो कम से कम आपको पता हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलेट करना। ओके सो यस, अब रहने देते हैं, इसी पे रोक देते हैं रिकॉर्डिंग को। आई होप आपको